सो हाय गाइस, क्या हाल है आप सबके। आज हम चालू कर रहे हैं हमारा डे 2। हमने कल के प्रोफेशनल एथिक्स स्टार्ट किया था। कल जो हमारा डे 1 था उसके अंदर पहले हमने ओवरव्यू लिया हमारे सिलेबस के अंदर क्या क्या है, फिर हम आए प्रोफेशनल एथिक्स पे। आज है हमारा डे 2, प्रोफेशनल एथिक्स को कंटिन्यू करते हैं। सर एक बार हमारी जो परंपरा रहेगी इस बैच के अंदर उसको कंटिन्यू रखते हैं ना। सर कौन सी परंपरा कि हमें हमेशा जब भी लेक्चर स्टार्ट होगा जो हमने प्रीवियस क्लास में कवर करा था या उससे पहले वाली क्लास में कवर करा था वो हम एक बार रिवाइज करके जरूर चलेंगे। और ये ऐसा नहीं है कि मैं आज करा रहा हूं कल करा रहा हूं, पूरी क्लास में हमेशा आपको ऐसा मिलेगा ही मिलेगा। क्योंकि देखो ऑडिट में हम जितनी बार रिवाइज करेंगे ना उतनी बार चीजें हमें समझ में भी आएगी और उतनी बार चीजें हमें रिटेन भी होगी। अगर आप सोच रहे हो कि एक बार मैं लर्न कर लेता हूं, वो आपको कभी भी रिटेन नहीं होने वाला। आपको मल्टीपल टाइम रिवाइज करना पड़ेगा। सो लेट्स स्टार्ट। हमने प्रोफेशनल एथिक्स में क्या क्या देखा था। कल की क्लास में हमने बेसिक वाला करा था पार्ट। हमारे कितने पार्ट है सर? 4 पार्ट है प्रोफेशनल एथिक्स के हमारे हिसाब से। कौन कौन सा पार्ट है? एक बेसिक पार्ट होगा, एक चार्टेड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस का पार्ट होगा, एक जिसमें जो मेन हार्ट होता है, जो मेन ब्रेन होता है, कौन सा सर? जिसमें हम शेड्यूल्स की बात करेंगे, जिसके अंदर हम क्लोजेस की बात करेंगे कि चार्टेड अकाउंटेंट कहां पे गिल्टी हो सकता है, कहां पे उसको ये चीजें नहीं करनी। ठीक है सर। फिर फोर्थ पार्ट आता है जिसमें हम बात करेंगे काउंसिल जनरल गाइडलाइंस की, या कोई भैया रीसेंट एथिकल बोर्ड के डिसीजंस हैं तो उसके भी रिगार्डिंग भी बात करके चलेंगे। कल की क्लास में हमने पार्ट 1 कंप्लीट करा था जो कि सिर्फ बेसिक के बारे में बात करता था। सर उसके अंदर हमने क्या क्या पढ़ा? माइंड में देखो, माइंड में इमेज मैप करो। कैसे सर? इस साइड से हमारे फंडामेंटल्स थे या हमारे थ्रेट्स थे, हमारे सेफगार्ड्स थे, उसके बारे में देखा था। सर फंडामेंटल कौन कौन से होते हैं? अरे 5 फंडामेंटल, 5 थ्रेट और 5 सेफगार्ड। 5 फंडामेंटल कौन कौन से? सर इंटीग्रिटी मेंटेन करो, ऑब्जेक्टिविटी मेंटेन करो, प्रोफेशनल बिहेवियर मेंटेन करो, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर एंड कॉन्फिडेंशियलिटी। और कॉन्फिडेंशियलिटी में भी आप वो इंफॉर्मेशन कब डिस्क्लोज कर सकते हो उसके सर्कमस्टेंसेस थे। सर कौन कौन से सर्कमस्टेंसेस थे? देखो, फर्स्ट, अगर डिस्क्लोजर रिक्वायर्ड बाय द लॉ आपको करना पड़ेगा। अगर कोर्ट ने आपको बोला कि प्रोड्यूस करो डॉक्यूमेंट तो आपको करना पड़ेगा कॉन्फिडेंशियल इन्फो को। ठीक है सर। सेकंड, अगर आपको कोर्ट ने डिस्क्लोज के लिए बोल दिया और आपके क्लाइंट ने ऑथराइज कर दिया, जिस क्लाइंट की इंफॉर्मेशन आपको डिस्क्लोज करनी है उसने ऑथराइज कर दिया तो कर दो ना डिस्क्लोज। जब मियां बीवी राजी तो क्या दिक्कत है, करो डिस्क्लोज। थर्ड, जहां पे आपकी प्रोफेशनल ड्यूटी आ गई, जहां पे आपकी प्रोफेशनल ड्यूटी आ गई या फिर राइट टू डिस्क्लोज है तो वहां पे भी आपको डिस्क्लोज करना पड़ जाएगा। सर कहां कहां पे मेरी प्रोफेशनल ड्यूटी आ सकती है? जैसे पीयर रिव्यू, क्वालिटी रिव्यू, वहां पे डिस्क्लोज करना पड़ता है। यस सर। सेकंड, आपका कहीं पे प्रोफेशनल प्रोटेक्ट करने के लिए, प्रोफेशनल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए आपको डिस्क्लोज करना पड़ सकता है। ओके सर। या फिर कोई इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन में कोई रेगुलेटरी अथॉरिटी ने आपसे इंफॉर्मेशन मांग ली तो आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा। यस सर, वहां पे भी डिस्क्लोज करना पड़ेगा। या फिर कोई टेक्निकल और प्रोफेशनल स्टैंडर्ड में आपको डिस्क्लोज करना पड़ रहा है, जैसे नो क्लार्क के अंदर हमें रिपोर्ट करना पड़ता है तो उस केस में भी आपको डिस्क्लोज करना पड़ जाएगा। तो ये हमने 5 फंडामेंटल देखे। इनके अगेंस्ट में 5 थ्रेट क्रिएट हो सकते हैं। कौन कौन से थे थ्रेट? फर्स्ट, सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट, सेल्फ रिव्यू थ्रेट, एडवोकेसी थ्रेट, फैमिलियरिटी थ्रेट, इंटिमिडेशन थ्रेट। 5 फंडामेंटल के 5 थ्रेट। यस सर। अब उनको थ्रेट को हटाने के लिए, एलिमिनेट करने के लिए, या तो जो सर्कमस्टेंसेस से थ्रेट क्रिएट हो रहे हैं उसको हटा दो, वो नहीं हो सकता तो रिफ्यूज कर दो, भैया वो असाइनमेंट मत लो, वो वर्क परफॉर्म मत करो। ये भी नहीं हो सकता, एक काम कर, सेफ गार्ड लगा ले। सेफ गार्ड लगा के जो तेरे थ्रेट्स हैं उनको रिड्यूस कर टू एन एक्सेप्टेबल लेवल तक। सर कौन कौन से सेफ गार्ड्स लगा सकते हैं एक बार फटाफट बताओ। देखो, या तो खुद ही एडिशनल टाइम डिवोट करो, क्वालिफाइड पर्सनल डिवोट करो उस पर्टिकुलर टास्क पे। ओके सर। उससे नहीं हो पा रहा, एक बाहर से रिव्यूअर को बुला के लेके आओ, वो रिव्यू करेगा आपका वर्क। ठीक है सर। ये भी नहीं हो पा रहा, एक काम कर, डिफरेंट पार्टनर को खींच के लेके आ, उससे बोल भैया नॉन एश्योरेंस सर्विसेज तू प्रोवाइड कर ले, एश्योरेंस मैं प्रोवाइड कर लूंगा, जिससे थोड़ा सा सेपरेट हो जाएगा। ये भी नहीं हो पा रहा, डिफरेंट फर्म को खींच के लेके आओ कि भैया ये पार्ट ऑफ एंगेजमेंट है, यहां पे थ्रेट क्रिएट हो सकता है, ये तू परफॉर्म कर दे। और इन सब केसेस में आपको क्या करना है, आपको सेपरेट करके रखनी है टीम। जहां पे भी कॉन्फिडेंशियल नेचर के मैटर होंगे वहां पे सेपरेट करके चलना है। तो ये आपके 5 फंडामेंटल थे, 5 थ्रेट थे और 5 सेफगार्ड्स थे। ठीक है सर। उसके बाद हम आए थे
वो कहां पे, फंडामेंटल के बाद नोक्लार पे। नोक्लार में हम क्या देखेंगे सर, कब हमें रिपोर्ट करना पड़ता है। सर नोक्लार है क्या, नॉन कंप्लायंस ऑफ लॉ एंड रेगुलेशन के रिगार्डिंग आपको रिपोर्ट करना पड़ता है। सर एप्लीकेबिलिटी कब होगी, पहले तो ये देखो आप हो कौन, चार्टेड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस हो, चार्टेड अकाउंटेंट इन सर्विस हो। सर मैं प्रैक्टिस में हूं, प्रैक्टिस में अगर आप ऑडिट कर रहे हो, अगर आप ऑडिट कर रहे हो लिस्टेड एंटिटी की और उसकी नेटवर्थ 250 सीआर या उससे ज्यादा है, तो आपके ऊपर एप्लीकेबल। सर मैं नहीं कर रहा, कोई प्रैक्टिस में नहीं हूं, मैं हूं सर्विस में, अब मैं कर रहा हूं जॉब। तो अगर आप जॉब कर रहे हो, वो भी कहां पे, लिस्टेड एंटिटी के अंदर, इन सर्विस में हो, वो भी आप सीनियर एम्प्लॉय हो या कोई डायरेक्टर हो या कोई केएमपी हो उस कंपनी का, तो भैया आपके ऊपर एप्लीकेबल हो जाएगा क्या, नोक्लार, आपको रिपोर्ट करना पड़ जाएगा। सर कैसे रिपोर्ट करें, कैसे रिस्पॉन्ड करें, स्टेप्स क्या है उसके। सबसे पहले भैया आपको पता लगा कि यहां पे नॉन कंप्लायंस हुआ है, अंडरस्टैंडिंग लो, खुद अंडरस्टैंडिंगली, यस सर, एड्रेस करो उस मैटर को। कहां पे एड्रेस करेंगे, आप जॉब कर रहे हो तो यार एड्रेस करो मैनेजमेंट TCWG को, ओके सर, साथ साथ सीख करो एडवाइस, ओके। फिर देखो यार फर्दर एक्शन नीडेड है या नहीं है। अच्छा फर्दर एक्शन नीडेड है तो उस केस में देखो भैया किस एप्रोप्रिएट अथॉरिटी को आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा। साथ साथ इसमें इमिटेंट ब्रीच भी कवर होगा, इट मींस जो क्राइम, जो नॉन कंप्लायंस अबाउट टू कमिट है, अभी हुआ नहीं, सस्पेक्टेड है या अबाउट टू कमिट है, वो भी आप रिपोर्ट करके चलोगे। फिर इन सबको आप डॉक्यूमेंट करके चलोगे। सर अगर कोई पर्सनल कैपेसिटी का नॉन कंप्लायंस हुआ है, कोई प्रोफेशनल बिजनेस से लिंक नहीं है, तो वो नोक्लार के अंदर कवर नहीं होगा। नोक्लार के अंदर ऑर्गेनाइजेशन का नॉन कंप्लायंस ही कवर होगा। सर कौन कमिट कर सकता है, अरे क्लाइंट ने कमिट करा हो, एम्प्लॉय ने कमिट करा हो, मैनेजमेंट ने कमिट करा हो, TCWG ने कमिट करा हो या किसी ने भी कमिट करा हो, वो सारी चीजें कवर होगी। ये हमारा नोक्लार की बात थी। फिर इसके अंदर हमने नोक्लार वर्सेस SA-250 भी देखा था, वो बेसिक था। फिर उसके बाद आए हम इंपॉर्टेंट पार्ट में, मेंबरशिप ऑफ इंस्टीट्यूट। आप सीए बन गए, आपने आईसीआईसी मेंबरशिप ले ली। अब आपने आईसीआईसी मेंबरशिप ले ली, यस सर। अब आप देखो यार टाइप ऑफ मेंबरशिप कौन कौन से हो सकती है, टाइप ऑफ मेंबर कौन कौन से हो सकते हैं। आप आए सीए बने, रजिस्टर करा आप अपने नेम पे, तो आप बनोगे ACA, एसोसिएट चार्टेड अकाउंटेंट, ठीक है सर। सर दूसरा कौन सा होता है, दूसरा होता है FCA, फेलो चार्टेड अकाउंटेंट। सर FCA कब बन सकते हैं, जब आप चार्टेड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस में हो, वो भी इंडिया के अंदर, और एटलीस्ट 5 साल हो चुके हैं, तो आपको FCA बोला जाता है, आपको फेलो मेंबर बोला जाता है, ठीक है सर। सर मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस में नहीं हूं, बट मैं काम वही करता हूं, मेरे पास इक्विवेलेंट नॉलेज है 5 साल की चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस की जितनी, तो भी आपको फेलो बोला जाएगा, तो भी आप FCA यूज कर सकते हो, ठीक है सर। फिर आया डिसेबिलिटीज ऑफ मेंबर, कब आप आईसीआई के मेंबर नहीं बन सकते, ये सेक्शन 8 के अंदर बोला गया है। सर क्या क्या बोला गया है, अगर आप 21 साल के नहीं हुए तो आप नहीं बन सकते, अगर आप अनसाउंड माइंड हो तो आप नहीं बन सकते। अनसाउंड माइंड भैया कोर्ट ने बोलना चाहिए, आपका फ्रेंड बोल दे तो नहीं चलेगा, ठीक है सर। अगर आप अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट हो तो भी आप नहीं बन सकते। अगर आप डिस्चार्ज इंसॉल्वेंट हो और आपने कोर्ट से सर्टिफिकेट ऑब्टेन नहीं किया कि भैया जो इंसॉल्वेंसी हुई थी वो ड्यू टू मिसफॉर्चून हुई थी, तो भी भैया आप नहीं बन सकते। अगर कोर्ट ने आपको कन्विक्ट कर दिया ड्यू टू ऑफेंस ऑफ मोरल टर्पिट्यूड, साथ साथ पनिशमेंट मिली है, या कोई प्रोफेशनल कैपेसिटी में आपने ऑफेंस कर दिया, तो भैया आप नहीं बन सकते, आप डिसेबल हो जाओगे मेंबर के। अनलेस अगर कोर्ट ने आपको क्या कर दिया, पार्डन कर दिया, या सेंट्रल गवर्नमेंट ने आपकी जो डिसेबिलिटीज थी उसको रिमूव कर दी, तो उस केस में आप बन जाओगे, ठीक है सर। या फिर आप गिल्टी हो किसी मिसकंडक्ट के अंदर, तो भी आपका नेम रिमूव हो सकता है। तो ये सारी डिसेबिलिटीज थी हमारे सेक्शन 8 की। सर मेरा नेम कब रिमूव हो सकता है रजिस्टर के अंदर से, देखो आपके खुद में चुल हुई, चुल क्या हुई कि मेरा नाम हटा दो भैया, मुझे नहीं चाहिए सीए की डिग्री, तो भैया आपका नेम हट जाएगा। सेकंड, आपने फी पे नहीं करी, सर फी हाँ आपको पे करनी पड़ेगी, सीए बनने के बाद भी आपको पैसे देने पड़ेंगे इंस्टीट्यूट को, तो अगर आपने फी पे नहीं करी तो उस केस में भी आपका नेम हट जाएगा। थर्ड, अगर आप ऊपर सिधार गए, ऊपर आप मर चुके हो, आपका नेम रिमूव हो जाएगा। ये सारे आपके थे जब भी आपका नेम रिमूव हो सकता है। इसके अंदर आई थिंक एक और पॉइंट था, वो भी हम देख लेते हैं। हाँ, अगर आप सेक्शन 8 की डिसेबिलिटीज में भी कवर होते हो तो भी आपका नेम रिमूव हो जाएगा। सर रिस्टोर कब होगा, एक काम करो, पहले तो ये देखो आपका नेम रिमूव क्यों हुआ था। सर मेरा नेम रिमूव हुआ था क्योंकि मैंने फी पे नहीं करी थी। तो आप देखो आपने फी वापस कब पे करी है, उसी ईयर पे कर दी जिस टाइम आपका नेम रिमूव हुआ था। तो एक काम करो, आपका नेम रिस्टोर हो जाएगा जब से आपका नेम रिमूव हुआ था। ओके सर, अगर मैंने उसी ईयर पे नहीं करी, नेक्स्ट ईयर पे करी, तो जब भी आप एप्लीकेशन दोगे विद फी, तब आपका नेम रिस्टोर हो जाएगा। सर मेरा नेम रिमूव करा, किसने करा, बोर्ड ऑफ डिसिप्लिन ने, एपीलेट अथॉरिटी ने, हाई कोर्ट ने, या किसी और ने करा, तो उन्हीं के ऑर्डर से आपका नेम रिस्टोर होगा। ये रिस्टोरेशन की बात थी।
इसके बाद आया पेनल्टी फॉर फॉल्स क्लेमिंग टू बी अ मेंबर। आप मेंबर नहीं हो आईसीआई के, फिर भी आप सीए डेजिग्नेशन यूज कर रहे हो या खुद को आईसीआई का मेंबर बता रहे हो। इसके अलावा आप आईसीआई के मेंबर तो हो, बट आपने सीओपी नहीं ले रखी, फिर भी आप खुद को बोल रहे हो मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस में हूं, तो भैया आप हो जाओगे गिल्टी। गिल्टी में क्या होगा सर, पहले कॉन्विक्शन पे आपके स्टाइपेंड से भी कम लगेगा, कितना, 1,000 रुपए पेनल्टी। बट सेकंड कॉन्विक्शन हो गया तो भैया 6 महीने की जेल हो सकती है, साथ साथ 5,000 रुपए का जुर्माना हो सकता है, दोनों भी हो सकते हैं। अगर आपने फाइन को पे नहीं किया तो 3 महीने की जेल भी हो सकती है। तो ये पूरा पूरा हमने कल तक की क्लास में कवर करा था, जो कि हमारा बेसिक का पार्ट था। अब हम आज स्टार्ट करेंगे सर, आज करेंगे हम चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस के बारे में। इसके बारे में बेसिक बेसिक चीजें देखेंगे कि चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रैक्टिस में हमें करना क्या होता है, सीओपी लेनी पड़ती है, उसका सिग्निफिकेंस क्या है, कैसे रिस्टोर होगा, कैसे कैंसिल हो सकती है सीओपी, वो सारी चीजें हम देख के चलेंगे। जो हमने रिवीजन करा वो अराउंड 10 मिनट में पूरा पूरा कंप्लीट हो चुका है। सो लेट्स स्टार्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस। आज का लेक्चर थोड़ा सा छोटा रहेगा क्योंकि आज के लेक्चर में सिर्फ और सिर्फ हम चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस के बारे में बात करेंगे। क्यों सर, हम आगे क्यों कंटिन्यू नहीं कर रहे पार्ट 3 पे? देखो पार्ट 2 तक ठीक है, अब क्या है, हम धीरे धीरे लेवल इंक्रीज कर रहे हैं। पार्ट 1 बिल्कुल बेसिक था, पार्ट 2 थोड़ा सा लेवल पे आया, पार्ट 3 जब हम शेड्यूल चालू करेंगे, जब हम शेड्यूल्स चालू करेंगे तो इसके अंदर यार हमारे टोटल 34 शेड्यूल्स है, क्लोजेस है, 34 क्लोजेस है। जब मैं चाहता हूं कि इसको हम नई क्लास से स्टार्ट करें, सो दैट आपको मैं क्या पूरा अंडरस्टैंडिंग भी दे दूं कि हम कैसे कैसे इसको कवर करेंगे, तो वो आपके लिए भी इजी रहेगा। आज की क्लास में सिर्फ और सिर्फ चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस, इट मींस पार्ट 2 कवर करके चलेंगे। अब प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट इज अ पर्सन हु इज अ मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट। आईसीआई के मेंबर होने जरूरी हो, साथ साथ आपने होल्ड कर रखी है क्या, सीओपी। दोनों को लेके चलोगे तो आप क्या माने जाओगे, चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस। एंड इंक्लूड सच मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट हु आर डीम्ड टू बी इन प्रैक्टिस। देखो आपके पास सीओपी नहीं है, आपके पास सीओपी नहीं है, बट आप काम ऐसा परफॉर्म कर रहे हो जो डीम टू बी इन प्रैक्टिस का पार्ट भी बन सकता है, वो भी हम देख के चलेंगे। सर सिग्निफिकेंस क्या होगा सीओपी का? हमें सीओपी लेना जरूरी है, बट क्यों जरूरी है, हम क्यों ले सीओपी? बिना सीओपी के काम कर लेना, तो इसके अंदर बोला देखो सीओपी के बिना लिए काम कर सकते हो, बट आईसीआई ने सीधा सीधा बोल दिया कि भैया अगर आपके पास सीओपी नहीं है, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस का वर्क है वो आप काम नहीं कर सकते। डायरेक्ट बोल दिया, चाहे उसके लिए कोई स्पेशल क्वालिफिकेशन चाहिए हो चाहे नहीं चाहिए हो, फिर भी आप वो काम नहीं कर सकते। ओके सर, अ मेंबर इज नॉट इन प्रैक्टिस इज प्रिक्लूडेड फ्रॉम एक्सेप्टिंग एंगेजमेंट। आप ऐसे एंगेजमेंट को एक्सेप्ट नहीं कर सकते टू प्रोवाइड सर्विसेज प्रिस्क्राइब्ड फॉर सीए इवन दो इट डज नॉट रिक्वायर स्पेशल क्वालिफिकेशन। अगर आप मेंबर इन नॉट इन प्रैक्टिस में हो तो भैया आप ऐसे एंगेजमेंट को एक्सेप्ट नहीं कर सकते, चाहे उसमें आपकी कोई स्पेशल क्वालिफिकेशन भी ना लगे तो भी आप एक्सेप्ट नहीं कर सकते। और जब हम बात करते हैं सीओपी की, तो सीओपी की आपको अलग से फी देनी पड़ती है, सीओपी की आपको अलग से फी देनी पड़ती है। जैसे मैं आपको बताऊं, आइडिया दूं, तो देखो जब आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाते हो तो आपको बोला जाता है यार आप सीओपी ले रहे हो या चार्टर्ड अकाउंटेंट इन सर्विस में हो। आप सेलेक्ट करोगे सर मैंने सीओपी है, तो आपको सीओपी भी सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस भी दिया जाता है। ओके, अब इसकी फी है ना अराउंड 2K एक्स्ट्रा होती है, 2K एक्स्ट्रा होती है। इसके अराउंड मान के चलो 1700 होती है, तो इसका 3700 होगी सीओपी की। ये आपको ध्यान रखना है, ये मतलब ध्यान रखने की तो बात नहीं है कि कितनी फी है कितनी नहीं है, बट आपको आइडिया होना चाहिए सीओपी की फी भी अलग से होती है। यस सर। अब आता है इसमें इंपॉर्टेंट पार्ट, इसको हम डिस्कस करके चलते हैं। एक केस लो है, देखो एक मेंबर था, ये हमारा एक मेंबर है, इसका नाम ले लो आप अंकित। ये एक मेंबर था, ये सीओपी लेके बैठा था और ये काम कर रहा था, प्रैक्टिस कर रहा था, बट हाई कोर्ट ने इसकी जो सीओपी थी उसको कर दिया सस्पेंड। करा होगा कुछ कांड, अब इसको कर दिया सस्पेंड। अब देखो अंकित ने आईसीआई को बोला, आईसीआई मुझे तुमने सस्पेंड कर दिया कि मैं प्रैक्टिस वाला काम नहीं कर सकता। आपको सस्पेंड करा है, आपको मेंबरशिप ऑफ इंस्टीट्यूट से रिमूव नहीं किया, ठीक है। ये आईसीआई के पास गया, ठीक है इंस्टीट्यूट तुम मेरे को सस्पेंड कर रहे हो, ओके। अब मैं चाहता हूं मैं एज ए
प्रैक्टिशनर, इनकम टैक्स प्रैक्टिशनर, आईटी प्रैक्टिशनर बनके मैं आईटी में रिप्रेजेंट करूं, इनकम टैक्स में रिप्रेजेंट करूं टैक्स मैटर को। कौन? अंकित ऐसा चाहता है, आईसीआई को बोला कि ठीक है तुमने मेरे को सस्पेंड कर दिया, बट मैं चाहता हूं कि मैं एज ए इनकम टैक्स प्रैक्टिशनर मैं वहां पे जाके रिप्रेजेंट करूं, वहां पे मुझे सीए की कोई क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए, मैं एज ए इनकम टैक्स प्रैक्टिशनर रिप्रेजेंट करूं। आईसीआई बोलता है कि यार नहीं, आप ये नहीं कर सकते क्योंकि ये डीम टू बी प्रैक्टिस हो गया, ये डीम टू बी इन प्रैक्टिस हो गया क्योंकि ये भी प्रैक्टिस वाला काम है, आप ये नहीं कर सकते क्योंकि आप सस्पेंड हो गए। ओके, बट ये वापस बोला, अंकित वापस बोला कि यार देखो, जो मैं इनकम टैक्स प्रैक्टिस की बात कर रहा हूं ना, वो मैं सीए से पहले भी करता था, वो मैं सीए से पहले भी करता था, तो अब क्यों मना कर रहे हो? यार तुमने मुझे सस्पेंड कर दिया तो कम से कम मैं एज ए इनकम टैक्स प्रैक्टिशनर तो वर्क कर लूं, क्योंकि उसमें कोई सीए की कैपेसिटी नहीं चाहिए, बट मैं वो वर्क कर रहा हूं। बट फिर आईसीआई ने बोला, कि यू आर अ चार्टेड अकाउंटेंट, आप सस्पेंड हुए हो, आपका नेम रिमूव नहीं हुआ। ओके, और इसके बाद ये और बोला कि यू आर बाउंड बाय सीए एक्ट, आपको सीए एक्ट, सीए प्रोविजन का कंप्लायंस करना पड़ेगा, क्योंकि आप एक बार सीए बन गए तो आपको सीए एक्ट का कंप्लायंस करना पड़ेगा। और उसमें बोला गया है अगर आप एज ए इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल में एक बार भी अपीयर हो गए एज अ सीए, क्योंकि यहां पे आप एज ए सीए एक बार तो अपीयर हो चुके थे ना, क्योंकि एज ए सीए भी आप काम करते थे, अब आप चाहते हो कि मैं सस्पेंड हो गया तो मैं कोई दूसरी कैपेसिटी में आके वर्क कर लूं, आप ये चाहते हो। बट आईसीआई ने बोला ऐसा भी नहीं कर सकते क्योंकि आप सस्पेंड हो चुके हो, ये भी डीम टू बी इन प्रैक्टिस का पार्ट बनेगा, तो यहां पे भी आप नहीं कर सकते। ये केस लो था। तो अब रीड करो, वंस द पर्सन बिकम द मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट, अगर आप मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट बन गए तो भैया यू आर बाउंड बाय द प्रोविजन ऑफ सीए एक्ट, आप क्या हो? बाउंड बाय द प्रोविजन ऑफ सीए एक्ट। इफ ही अपीयर बिफोर इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल एज ए इनकम टैक्स रिप्रेजेंटेटिव, यहां पे सिर्फ और सिर्फ इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल की बात नहीं हो रही क्योंकि ये केस लो था, इसलिए वहां पे बताया गया। यहां पे ऐसा आएगा वेरियस अथॉरिटीज, या आप कोई दूसरी अथॉरिटीज पे भी अपीयर होते हो उसके भी, उसको भी लेके चलना है आपको। इफ ही अपीयर बिफोर इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल एज अ इनकम टैक्स रिप्रेजेंटेटिव आफ्टर बिकमिंग अ मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट, कि आप सीए बनने के बाद एक बार एज ए सीए अपीयर हो चुके हो, एज ए मेंबर आप अपीयर हो चुके हो इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल में, तो ही कुड अपीयर इन ओनली द कैपेसिटी एज ए सीए, फिर आप सीए की कैपेसिटी में ही अपीयर हो सकते हो। आप ऐसा नहीं बोल सकते कि मैं यार अब यहां से सस्पेंड हो गया, एक काम करता हूं कोई दूसरी कैपेसिटी में अपीयर हो जाता हूं, नहीं हो सकते, क्योंकि आप एज ए सीए एक बार अपीयर हो चुके हो तो यू आर बाउंड बाय द प्रोविजन ऑफ सीए एक्ट। क्योंकि सामने वाला भी यही सोचेगा कि पहले तुम सीए बन के आते थे तो अब भी सीए बन के ही आए होगे, इसलिए आपको अपीयर नहीं करने दिया। ही कुड नॉट सेट देम एज नोट बाय कंटेंडिंग, ये ऐसे बोल के नहीं बच सकता दैट he would be entitled to practice in some other capacity, कि वो कोई दूसरी कैपेसिटी में प्रैक्टिस कर ले, even though he continue to be a member of institute and being punished by the suspension from the practice as a member। समझ रहे हो कि आप ये बोल के नहीं कह सकते कि यार मैं कोई दूसरी कैपेसिटी में एज ए वर्क कर सकता हूं, आप नहीं कर सकते। इवन दो यू आर अ मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट, आप मेंबर हो अभी भी इंस्टीट्यूट के, आपको तो प्रैक्टिस करने के लिए सस्पेंड किया गया है, आप प्रैक्टिस नहीं कर सकते बस, तो उस केस में भी आपको अलाउ नहीं किया। यह आपको ध्यान रखना है। अगर आप सस्पेंड हो जाते हो तो भी आप वेरियस अथॉरिटीज के पास जाके रिप्रेजेंट नहीं कर सकते किसी और कैपेसिटी में। जैसे आप दोनों थे, एडवोकेट भी थे और चार्टर्ड अकाउंटेंट भी थे, आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट से सस्पेंड कर दिया कि आप प्रैक्टिस नहीं कर सकते, तो आप सोच रहे हो एज ए एडवोकेट मैं वेरियस अथॉरिटीज के पास चला जाता हूं, बट आपने देखा कि मैं एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट भी पहले अपीयर हो चुका हूं, तो आप एज ए एडवोकेट अपीयर नहीं हो सकते क्योंकि यू आर बाउंड बाय द प्रोविजन ऑफ सीए एक्ट। ये आपको ध्यान रखना है। असस्पेंडेड सीए एग्जांपल देखो, इंपॉर्टेंट है भी। असस्पेंडेड सीए डेजिग्नेटेड हिमसेल्फ एज ए डेटा प्राइवेसी कंसल्टेंट,
अपीयर बिफोर वेरियस अथॉरिटीज इन अदर कैपेसिटी अदर देन चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस। देखो आप सस्पेंड हुए, बट इस केस में आप क्या कर रहे हो, डेटा प्राइवेसी कंसल्टेंट बन के जा रहे हो, जो एज ए सीए नहीं जाते थे आप, और फिर वेरियस अथॉरिटीज के पास अपीयर हो रहे हो। जब एज ए सीए अपीयर नहीं हुए थे आप, तो इस केस में अपीयर हो सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो इस केस में नोट गिल्टी। अगर आपको अपीयर होना है, बट आप एज ए सीए पहले ही अपीयर हो चुके हो एज ए वेरियस अथॉरिटीज में, जहां पे आप एज ए सीए अपीयर हो चुके हो, वहां पे वापस आप अपीयर नहीं हो सकते इन केस ऑफ सस्पेंड। सर एक बात बताओ, मुझे सीए से रिमूव कर दिया, मेरा नेम ही रिमूव कर दिया, एज ए मेंबर ही नहीं छोड़ा मुझे, मेरे को हटा ही दिया। अब मैं क्या चाहता हूं, मैं आईटी ट्रिब्यूनल में अपीयर हो जाऊं, जहां पे एज ए सीए ही आप अपीयर हो सकते थे। आप चाहते हो एज ए ट्रिब्यूनल में अपीयर हो जाऊं, तो उस केस में भी आप अपीयर नहीं हो सकते। तो आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है, अगर आपको सस्पेंड कर देते हैं या रिमूव कर देते हैं, तो आप सिर्फ भैया एज ए उसी कैपेसिटी में अपीयर हो सकते हो जो पहले अपीयर हुए थे एज ए सीए। आप कोई दूसरी कैपेसिटी में अपीयर नहीं हो सकते। ठीक है सर। अब आती है बात कैंसिलेशन एंड रिस्टोरेशन ऑफ सीओपी, कि कैंसिल कब हो सकती है आपकी सीओपी, रिस्टोर कैसे हो सकती है आपकी सीओपी। जैसे मेंबरशिप आपकी कैंसिल हो सकती थी, रिस्टोर हो सकती थी, सेम ऐसे ही है। सीओपी शैल बी लायबल फॉर कैंसिल जब नेम ऑफ सीओपी होल्डर इज रिमूव्ड, आपका नेम सीओपी से हटा दिया गया, और मेंबर हैज सीज टू बी प्रैक्टिस, या आपने खुद ने बोला यार मेरे बस के नहीं है प्रैक्टिस करना, मैं छोड़ रहा हूं प्रैक्टिस को, तो उस केस में आपका नेम रिमूव हो सकता है सीओपी से। ओके सर। सीओपी वॉज इशूड ऑन बेसिस ऑफ इनकरेक्ट, मिसलीडिंग और बाय मिस्टेक। मतलब आपने जो सीओपी इशू कराया था वो मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन थी, वो मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन देके आपने कराया था, या कोई इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन देके सीओपी आपने ली थी, तो उस केस में भी आपका नेम कभी भी रिमूव कर सकती है आईसीआई। मेंबर हैज नॉट पेड एनुअल फी, अगर आपने एनुअल फी पे नहीं की, सीओपी की एनुअल फी पे नहीं की, कब तक, 30 सितंबर तक, तो आपको क्या करना पड़ेगा भैया, आपका नेम रिमूव हो जाएगा। सर ये 30 सितंबर तक कौन से ईयर की, देखो जैसे आपका फाइनेंशियल ईयर चलता है 24-25, तो 24-25 की फी 30 सितंबर 24 तक, इट मींस जैसे ये हमारा साल चल रहा है 25-26 चल रहा है, तो मैं 30 सितंबर तक मुझे जमा करानी पड़ेगी सीओपी की फी। ये इस किस केस में आपको कैंसिल कर सकते हैं। काउंसिल में रीस्टोर सीओपी विद इफेक्ट फ्रॉम द डेट ऑन विच इट वाज कैंसल्ड, जब से आपकी सीओपी कैंसिल हुई उसी डेट से रीस्टोर हो जाएगी। अगर आपकी कैंसिल की हुई है सर, टू अ मेंबर हुज सर्टिफिकेट हैज बीन कैंसल्ड ड्यू टू नॉन पेमेंट ऑफ एनुअल फी, इट मींस आपने फी पे नहीं की थी, आपका नेम कैंसिल कर दिया, एज ए सीओपी मेंबर आप नहीं रहे, सीओपी नहीं ले सकते, आप प्रैक्टिस में नहीं रहे, तो उस केस में आपका नेम उसी डेट से रिस्टोर हो जाएगा। इट मीन जब से कैंसिल हुआ था तभी से रिस्टोर कर देंगे, अगर आपने फी पे कर दी तो। फी भी कब तक पे करी, टुगेदर विद फी इज रिसीव्ड बाय सेक्रेटरी बिफोर एक्सपायरी ऑफ रिलीवेंट ईयर, मतलब उस ईयर के एक्सपायरी से पहले पहले आपने अगर सबमिट कर दी तो उसी डेट से रिस्टोर हो जाएगा। तो सर मैं हमेशा लास्ट में पे करूंगा ना, हम मैं 30 सितंबर को क्यों पे करूं, बट भैया इस केस में है ना एडिशनल फी लग जाती है, एडिशनल फी लग जाती है, आपको पेनल्टी देना पड़ता है। ओके सर, ये पूरी पूरी हमारी सीओपी की बेसिक बेसिक बातें थी कि सिग्निफिकेंस क्या होता है सीओपी का। अगर आपने सीओपी नहीं ली तो भैया आप वो एंगेजमेंट एक्सेप्ट नहीं कर सकते, चाहे उसमें कोई भी स्पेशल क्वालिफिकेशन क्यों ना लगती हो। साथ साथ अगर आप एज ए सीए अपीयर हो चुके हो कोई इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल में या कोई एज ए वेरियस अथॉरिटीज में, तो एज ए सीए ही अपीयर हो सकते हो, किसी दूसरी कैपेसिटी में अपीयर नहीं हो सकते, बिकॉज यू आर बाउंड बाय द प्रोविजन ऑफ सीए एक्ट। ओके सर। अब आता है मेंबर डीम टू बी इन प्रैक्टिस, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट। इसको स्टार्ट करते हैं, 1 मिनट का ब्रेक लेते हैं, फिर इसको करते हैं स्टार्ट।
So now we are starting member deemed to be in practice. सर ये deemed to be in practice है क्या? देखो आप अभी CAIP नहीं हो, बट आप ये सर्विसेज परफॉर्म करोगे ना, तो भी हम आपको मान के चलेंगे आप deemed to be in practice हो। सर हम अगर CAIP नहीं है और ये सर्विसेज दे रहे हैं तो deemed to be in practice मान के चलेंगे एज पर ICAI। ओके सर, कौन कौन सी सर्विसेज? फर्स्ट, offer or perform services involving preparation, audit, verification of financial transactions, books, accounting records, or hold himself out of public as an accountant. It means as a chartered accountant in practice वाली सर्विसेज। क्योंकि देखो चार्टेड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस वाला करता क्या है? ऑडिट करता है, यस सर। अकाउंटेंसी सर्विस देता है, यस सर। वही बात करी, अगर आप ऑडिटिंग सर्विस दे रहे हो या कोई प्रिपेयर कर रहे हो, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के रिगार्डिंग वेरिफिकेशन कर रहे हो, तो वो सारी सर्विसेज दोगे तो हम आपको मान के चलेंगे आप डीम टू बी इन प्रैक्टिस हो। ठीक है। सेकंड, एंगेज इन प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटेंसी। अगर आप प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटेंसी में भी एंगेज हो तो भी डीम टू बी इन प्रैक्टिस मान के चलेंगे। थर्ड, रेंडर प्रोफेशनल सर्विसेज और असिस्टेंस, इट मींस कंसल्टेंसी ऑफ मैटर रिलेटिंग टू द अकाउंटिंग प्रोसीजर, रिकॉर्डिंग, प्रेजेंटेशन, सर्टिफिकेट ऑफ फाइनेंशियल डेटा, ऐसी सर्विसेज भी दोगे तो भी हम आपको डीम टू बी इन प्रैक्टिस मान के चलेंगे। इसके अलावा रेंडर सच अदर सर्विसेज इन द ओपिनियन ऑफ काउंसिल आर रेंडर्ड बाय द चार्टेड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस। सर कौन कौन सी सर्विसेज में मेरे को डीम टू बी इन प्रैक्टिस माना जाएगा? फर्स्ट, आप ऑडिटिंग की सर्विस दे रहे हो, वेरिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन की सर्विसेज दे रहे हो, या फिर अकाउंट रिकॉर्ड्स की सर्विसेज दे रहे हो, तो हम मान के चलेंगे आप डीम टू बी इन प्रैक्टिस हो। या आप एंगेज हो किसके अंदर? प्रैक्टिस कर रहे हो आप अकाउंटेंसी की, तो उसमें भी हम मान के चलेंगे आप डीम टू बी इन प्रैक्टिस हो। इसके अलावा अगर आप कंसल्टेंसी सर्विस दे रहे हो, प्रोफेशनल सर्विस रेंडर कर रहे हो ऑफ अकाउंटिंग प्रोसीजर, रिकॉर्डिंग, प्रेजेंटेशन और सर्टिफिकेट ऑफ फाइनेंशियल फैक्ट और डेटा, तो भी हम मान के चलेंगे डीम टू बी इन प्रैक्टिस है। रेंडर सच अदर सर्विसेज एज इन द ओपिनियन आर रेंडर्ड बाय द चार्टेड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस। अगर जो अदर सर्विसेज चार्टेड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस को अलाउ करा हुआ है कि आप रेंडर कर सकते हो, तो उसके रिगार्डिंग भी बोला गया है अगर आप वो चीजें परफॉर्म करोगे तो भी डीम टू बी इन प्रैक्टिस माने जाओगे। अब इसके अंदर क्लैरिफिकेशंस दी, कैसी कैसी? कि अगर आप एम्प्लॉय हो, मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट हु इज सैलरीड एम्प्लॉय ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस। अगर आप सैलरीड एम्प्लॉय हो चार्टेड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस का, तो भैया आपको डीम टू बी इन प्रैक्टिस मान लेंगे, बट फॉर लिमिटेड पर्पस। ऐसा नहीं सारे पर्पस के लिए हमने आपको डीम टू बी इन प्रैक्टिस मानी, नहीं, फॉर लिमिटेड पर्पस ओनली फॉर द ट्रेनिंग ऑफ आर्टिकल असिस्टेंट। एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अ मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट जो सैलरीड एम्प्लॉय किसका? चार्टेड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस का, उसको भी डीम टू बी इन प्रैक्टिस मानेंगे फॉर लिमिटेड पर्पस फॉर ट्रेनिंग ऑफ आर्टिकल असिस्टेंट। यस सर। अगर सर आप अपने देश के लिए कुछ करना चाहते हो, आप आर्मी में जाके वहां पे सर्व करके आ रहे हो, जो कि कितनी बड़ी बात है, अगर आप ऐसा काम भी करके आते हो तो भी हम आपको डीम टू बी इन प्रैक्टिस मान के चलेंगे। हम आपको बढ़ावा दे रहे हैं कि आप आर्मी में जाके सर्विस देके आओ वहां पे, तो हम फिर भी हम मान के चलेंगे आप डीम टू बी इन प्रैक्टिस हो। तो ये सारे सर्विसेज के रिगार्डिंग बोला कि हम डीम टू बी इन प्रैक्टिस मान के चलेंगे। अब बात आती है सर, यहां पे अदर सर्विसेज बोला जो चार्टेड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस को एप्लीकेबल है। इट मींस चार्टेड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस ये वाली अदर सर्विसेज दे सकता है। कौन कौन सी सर्विसेज आएंगी सर? ये बोला गया आपको परसुएंट टू सेक्शन 2 सबसेक्शन 2 क्लॉज 4। इट मींस 2 to 4 की सर्विसेज, 2 into 2 = 4, 2 to 4 की सर्विसेज काउंसिल हैज पास्ड अ रिजोल्यूशन परमिटिंग अ चार्टेड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस, chartered accountant in practice to render the entire range of management consultancy and other services. It means आप अगर चार्टेड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस हो और आप ये वाली सर्विसेज दे रहे हो, ये मैनेजमेंट कंसल्टेंसी वाली सर्विसेज दे रहे हो, तो भी हम मान के चलेंगे आप चार्टेड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस वाला काम कर रहे हो। सर इतनी सारी सर्विसेज, यस इतनी सारी सर्विसेज कोई सी भी दे सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है, फिर भी हम मान के चलेंगे आप चार्टेड अकाउंटेंट प्रैक्टिस वाली सर्विसेज दे रहे हो। सर ये सारी सर्विसेज को लर्न करने की नीड है? नहीं, कोई लर्न करने की नीड नहीं है, बट आपको समझ के चलोगे तो आपको ऑलरेडी लर्न हो जाएगा, क्योंकि यहां पे मैंने ना बाइफरकेट करा हुआ है पूरा और इसको मैंने सेग्रीगेट करा हुआ है। देखो आप चार्टेड अकाउंटेंट प्रैक्टिस हो, छोटा मोटा काम करोगे, छोटा मोटा भी कर लेंगे और बड़े से बड़ा भी काम कर लेंगे। तो हम कौन सा भी काम कर सकते हैं, छोटा मोटा भी कर लेंगे, बड़े से बड़ा काम कर लेंगे। बड़े से बड़ा क्या काम कर सकते हो?
बिजनेस पॉलिसी, कॉर्पोरेट प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट, ग्रोथ एंड डाइवर्सिफिकेशन, इतने बड़े बड़े काम के रिगार्डिंग भी हमको बुला सकते हो। हम चार्टर्ड अकाउंटेंट है, ये सर्विस भी दे सकते हैं। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रैक्टिस को ये सर्विसेज अलाउ की। इसके अलावा अगर आप वर्क कर रहे हो रिलेटेड टू द प्लानिंग, मैनेजमेंट, अकाउंटिंग, कोस्टिंग, तो भी हम मान के चलेंगे ये चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रैक्टिस वाला काम है। कौन कौन सा सर? फाइनेंशियल मैनेजमेंट प्लानिंग कर रहे हो, कोई फाइनेंशियल पॉलिसी डिटर्मिनेशन कर रहे हो, कैपिटल स्ट्रक्चर प्लानिंग कर रहे हो, एडवाइस रिगार्डिंग रेजिंग फाइनेंस, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, प्राइस फिक्सेशन एंड अदर मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग सिस्टम, कोस्ट कंट्रोल, कंट्रोल मेथड, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन रिपोर्टिंग, ये सारी सर्विसेज दोगे तो भी हम मान के चलेंगे आप चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रैक्टिस वाली सर्विसेज दे रहे हो। कौन कौन सी वाली सर? प्लानिंग वाली, मैनेजमेंट वाली, कोस्टिंग वाली और आपकी अकाउंटिंग सर्विसेज। प्लानिंग वाली कौन सी आ सकती है सर? प्लानिंग मींस फाइनेंशियल मैनेजमेंट प्लानिंग, कैपिटल स्ट्रक्चर प्लानिंग, और सर मैनेजमेंट मींस वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, इन्वेंट्री मैनेजमेंट और आपका अदर मैनेजमेंट मेकिंग डिसीजंस। ये सारी सर्विसेज हम क्या मान के चलेंगे? हम चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रैक्टिस की सर्विसेज मान के चलेंगे, मैनेजमेंट कंसल्टेंसी सर्विसेज मान के चलेंगे। इसके अलावा अगर आप रिपोर्ट्स को प्रिपेयर कर रहे हो, बजट्स को प्रिपेयर कर रहे हो, स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर कर रहे हो, तो भी हम मान के चलेंगे ये मैनेजमेंट कंसल्टेंसी की सर्विसेज चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रैक्टिस दे सकता है। क्या कौन कौन से सर? प्रोजेक्ट रिपोर्ट एंड फिजिबिलिटी स्टडीज। ये जो देखो मैंने आपको एग्जांपल बताया ना थ्रेट के अंदर कि आप क्या कर रहे हो, परचेज करना चाहते हो किसी के बिजनेस को, तो आप फिजिबिलिटी स्टडी करते हो, तो उसके रिगार्डिंग प्रोजेक्ट कर रहे हो रिपोर्ट, तो वो भी अलाउड है, कोई दिक्कत नहीं, आप कर सकते हो। इट टाइप्स ऑफ ड्यू डिलिजेंस। या फिर आप कैश बजट प्रिपेयर कर रहे हो, कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर कर रहे हो, प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट प्रिपेयर कर रहे हो, स्टेटमेंट ऑफ सोर्स एंड एप्लीकेशन ऑफ फंड प्रिपेयर कर रहे हो, तो भी अलाउड है। बजटिंग इंक्लूड कैपिटल बजट, रेवेन्यू बजट, इट मींस जो भी आप बजट वाली सर्विसेज दे रहे हो, जो भी आप प्लानिंग वाली सर्विसेज दे रहे हो, मैनेजमेंट वाली, अकाउंटिंग वाली, कोस्टिंग वाली, या फिर आप इसके अलावा रिपोर्ट्स वाली, बजट वाली, स्टेटमेंट वाली, तो सब आपको बोला कि यार आपके लिए अलाउड है, कोई दिक्कत नहीं है। बट जो इंपॉर्टेंट आती है ना वो है ये वाली रिक्रूटमेंट एंड इंसेंटिव सर्विसेज। जो देखो बेसिकली ये सर्विसेज वही हैं जो आपको आइडिया भी लग जाता है कि हाँ यार चार्टर्ड अकाउंटेंट है, बजट तो प्रिपेयर कर ही सकता है किसी का, तो वो चीज इजी है। बट आपको ये दो सर्विसेज में लगेगा कि चार्टर्ड अकाउंटेंट ये सर्विस भी दे सकता है इन प्रैक्टिस में रह के। हाँ, कौन कौन सी सर? पर्सनल रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन, किसी एम्प्लॉय का रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन, साथ साथ आप कंडक्ट करा रहे हो ट्रेनिंग प्रोग्राम, तो वो भी इसके अंदर इंक्लूड हो जाएगा। इंक्लूडिंग डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, इंक्लूडिंग डिजाइन एंड कंडक्ट ऑफ ट्रेनिंग प्रोग्राम। ये आपको लर्न करनी पड़ेगी क्योंकि ये थोड़ी सी अलग सर्विस है। पर्सनल रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन, उसके साथ साथ आप ट्रेनिंग प्रोग्राम भी करा रहे हो, तो वो सारी सर्विसेज दे सकते हो। इसके अलावा सेटिंग अप एग्जीक्यूटिव इंसेंटिव प्लान या वेज इंसेंटिव प्लान, एक टाइप से मान के चलो आप पेरोल सर्विसेज दे रहे हो। कौन सी सर्विसेज? सर मैं पेरोल सर्विसेज दे रहा हूं, सेटिंग अप ऑफ वेजेस इंसेंटिव प्लान या फिर आप एग्जीक्यूटिव इंसेंटिव प्लान, तो वो भी कर सकते हो चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड प्रैक्टिस रह के, कोई दिक्कत नहीं है, वो भी मैनेजमेंट कंसल्टेंसी सर्विसेज का पार्ट बनती है। इसके अलावा आप कोई ऑडिट कर रहे हो, वेरियस ऑडिट, कौन कौन सी सर? मैनेजमेंट ऑपरेशनल ऑडिट, क्वालिटी ऑडिट, एनवायरमेंटल ऑडिट, एनर्जी ऑडिट, तो ये सब चीजें अलाउ करें। बट सर एक बात बताओ, मैं स्टैट ऑडिट कर रहा हूं, इंटरनल ऑडिट कर रहा हूं, वो इसमें क्यों नहीं लिखी? अरे भैया वो तो मेन काम है ना ऑडिटर का। ये तो बोला कि आप कोई और अदर सर्विसेज दोगे, इस टाइप की सर्विसेज दोगे, तो वो भी चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रैक्टिस दे सकता है, कोई भी दिक्कत नहीं है। ये अलग सर्विसेज की बात की है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा मार्केट रिसर्च कर रहे हो या डिमांड स्टडी कर रहे हो, तो भी बोला आपको अलाउड है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर ये आता है आपका इंपॉर्टेंट पार्ट। ऊपर की चीजें ना देखो आप समझ के भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट ये वाला पार्ट है ना आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कौन कौन सी? आप सर्विस दे रहे हो एज ए कंसल्टेंट, एज ए एडवाइजर या इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल या रजिस्ट्रार या वैल्यूअर, तो यहां पे आपको ध्यान रख के चलना पड़ेगा। क्या क्या चीजें सर? अगर आप एक्ट कर रहे हो एज ए रजिस्टर्ड वैल्यूअर, कैसे एक्ट कर रहे हो? एज ए रजिस्टर्ड वैल्यूअर, तो आप वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स एंड बिजनेस कर सकते हो। इट मीन शेयर्स एंड बिजनेस का वैल्यूएशन कर सकते हो जब आप एक्ट कर रहे हो एज ए रजिस्टर्ड वैल्यूअर। ये बोला गया हमारे कंपनीज एक्ट के अंदर 2013 के अंदर। बट आप वैल्यूएशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी अलाउड नहीं है। इट मींस
एक चार्टेड अकाउंटेंट रजिस्टर्ड वैल्यूअर में एक्ट कर सकता है, बट उसके अंदर वैल्यूएशन कर रहे हो ना आप प्लांट एंड मशीनरी का, वो अलाउड नहीं किया, वो चार्टेड अकाउंटेंट प्रैक्टिस नहीं दे सकता। ये आपको ध्यान रख के चलना है। ओके सर। सेकंड, आप एक्ट कर रहे हो एज ए एडवाइजर और कंसल्टेंट। क्या होता है एडवाइजर कंसल्टेंट? ज्ञान देना। तो आप ज्ञान देने का काम कर ही सकते हो, क्या दिक्कत है? तो आप एक्ट कर रहे हो एज ए एडवाइजर कंसल्टेंट टू एन इशू ऑफ सिक्योरिटीज। मतलब सिक्योरिटी जब हमारी इशू होती है ना, उससे रिलेटेड आप एडवाइस कर रहे हो, कंसल्ट कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। इंक्लूडिंग ड्राफ्टिंग ऑफ प्रोस्पेक्टिव्स, आप प्रोस्पेक्टस के ड्राफ्ट के रिगार्डिंग आप क्या कर सकते हो, उनको एडवाइस कर सकते हो, कंसल्ट कर सकते हो। एंड मेमोरेंडम फाइलिंग डॉक्यूमेंट्स टू सेबी, एडवाइस रिगार्डिंग सिलेक्शन ऑफ ब्रोकर एंड अंडरराइटर्स। हाईलाइट करो इसको। आप क्या कर सकते हो? एडवाइस दे सकते हो रिगार्डिंग सिलेक्शन ऑफ ब्रोकर, कौन सा सिलेक्शन आपको करना है, कौन सा ब्रोकर का सिलेक्शन करना है, वो आप कर सकते हो। साथ साथ अंडरराइटर्स कौन होगा उसके रिगार्डिंग क्या कर सकते हो? एडवाइस कर सकते हो। बट चार्टर्ड अकाउंटेंट ना थोड़ा तेज दिमाग का निकला, वो बोला मैं एडवाइस क्यों करूं, मैं ही ये सर्विसेज दे देता हूं ना, मैं एडवाइस क्यों करूं? तो यहां पे बोला चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस नॉट परमिटेड टू अंडरटेक पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज, अंडरराइटिंग सर्विसेज, ब्रोकिंग सर्विसेज। इट मींस आपको ये तीन सर्विस देने से मना कर दिया कि आप अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस हो तो आप ना ही पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की सर्विसेज दे सकते हो, ना ही अंडरराइटिंग सर्विसेज दे सकते हो, ना ही ब्रोकिंग सर्विसेज दे सकते हो। इट मींस पीयूबी, पब की सर्विसेज आप नहीं दे सकते। ठीक है सर। इसके अंदर आप एडवाइस कर सकते हो, कंसल्ट कर सकते हो, बट आप खुद ये सर्विसेज नहीं दे सकते, आपको स्पेसिफिकली मना कर दिया। सर एक बात बताओ, इतनी अच्छी सर्विस है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज, इतनी बड़ी सर्विस है और इसके अंदर इतना सारा पैसा है, तो फिर मना क्यों किया? देखो चार्टर्ड अकाउंटेंट को मना नहीं किया, इन्होंने बोला स्पेसिफिकली चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस को। अगर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हो और प्रैक्टिस में नहीं हो और आप पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस देना चाहते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप अंडरराइटिंग सर्विस देना चाहते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ब्रोकिंग सर्विस देना चाहते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट आप प्रैक्टिस में आ गए तो भैया ये स्पेसिफिकली ये सर्विसेज मत दो, इसमें आपका ज्यादा से ज्यादा टाइम कंज्यूम हो जाएगा, फिर आप प्रैक्टिस क्या खाक करोगे? इसलिए बोल दिया कि चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रैक्टिस को ये सारी सर्विसेज देना परमिट नहीं है। फिर आप अगर इंश्योरेंस फाइनेंशियल एडवाइजरी सर्विसेज दे रहे हो तो आप दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट आपको ध्यान रखना है IRDA एक्ट के अंदर ही दे सकते हो, आप उसके अलावा कोई दूसरे एक्ट में नहीं दे सकते। ठीक है सर। इन्वेस्टमेंट काउंसलिंग इन रिस्पेक्ट ऑफ सिक्योरिटीज अलाउड, कोई दिक्कत नहीं है। एक्टिंग एज ए रजिस्ट्रार, आप एक्ट कर सकते हो एज ए रजिस्ट्रार, कोई दिक्कत नहीं है। टू इशू ऑफ सिक्योरिटीज और फॉर ट्रांसफर ऑफ शेयर्स और अदर सिक्योरिटीज, कोई भी दिक्कत नहीं है। रजिस्ट्रार भी एक्ट करके चलो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक्टिंग एज ए रिकवरी कंसल्टेंट, कौन सा? रिकवरी कंसल्टेंट भी एक्ट करोगे, कोई दिक्कत नहीं है। इन अ बैंकिंग सेक्टर, ध्यान रखना बैंकिंग सेक्टर के अंदर। बट सर एक बात बताओ, रिकवरी कंसल्टेंट की सर्विस दे रहा हूं, मैं रिकवरी एजेंट बन के चला जाऊं, मैं पैसे वसूलने चला जाऊं? नहीं, आपको मना कर दिया, नोट अ रिकवरी एजेंट, सिर्फ और सिर्फ रिकवरी कंसल्टेंट की सर्विसेज दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी, वो भी बैंकिंग सेक्टर के अंदर। या फिर आप एक्ट कर सकते हो एज ए इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल, कोई दिक्कत नहीं है। और सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन एंड कंप्यूटर रिलेटेड सर्विस दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रैक्टिस ये वाली सर्विसेज दे सकता है। या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज इन्वॉल्विंग असिस्टिंग क्लाइंट विद देयर रूटीन और मैकेनिकल टास्क, जैसे आप क्या बोलते हो, क्लाइंट बोल रहा है यार मेरे डॉक्यूमेंट फाइल कर दो ROC को, तो आप उनसे डॉक्यूमेंट लेके फाइल कर देते हो, GST की रिटर्न फाइल कर रहे हो, तो इट मींस एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क कर रहे हो, तो कोई भी दिक्कत नहीं है। ये आपके फंक्शन ऑफ GST प्रैक्टिशनर हो गया, या फिर आपका वर्ड प्रोसेसिंग सर्विसेज हो गया, या फिर असिस्ट कर रहे हो क्लाइंट को रिगार्डिंग द फाइलिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स, तो वो सारी सर्विसेज एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में आती है, वो भी आपको अलाउ कर दिया। तो ये पूरी बात थी हमारी मेंबर डीम टू बी इन प्रैक्टिस की सर्विसेज का। देखो आप अगर 4 सर्विस दोगे तो आपको हम मान के चलेंगे डीम टू बी इन प्रैक्टिस। कौन कौन सी? अकाउंटेंसी की सर्विस दे रहे हो, ऑडिटिंग की सर्विस दे रहे हो, या फिर आप कोई कंसल्टेंसी की सर्विस दे रहे हो रिगार्डिंग द अकाउंटिंग प्रोसीजर, रिकॉर्ड, प्रेजेंटेशन, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। या फिर आप कोई अदर सर्विसेज दे रहे हो तो जो चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रैक्टिस को अलाउड है, तो अभी हम मान के चलेंगे आप डीम टू बी इन प्रैक्टिस हो। फिर हमारी बात हुई सेक्शन 224 जिसमें मैनेजमेंट कंसल्टेंसी एंड अदर सर्विसेज की बात करी कि ये वाली सर्विसेज
चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रैक्टिस दे सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके अंदर हमने देखा बड़े बड़े काम, आप जैसे ग्रोथ एंड डाइवर्सिफिकेशन की बात करोगे, कॉर्पोरेट प्लानिंग का बात करोगे, बड़े बड़े काम करिए, या फिर आप प्लानिंग कर रहे हो, या फिर आप कॉस्टिंग कर रहे हो, आप अकाउंटिंग की सर्विसेज दे रहे हो, वर्क रिलेटेड टू कॉस्टिंग, अकाउंटिंग, मैनेजमेंट, प्लानिंग, तो वो भी अलाउड है। प्लानिंग जैसे सर प्लानिंग आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट प्लानिंग हो गया, कैपिटल स्ट्रक्चर प्लानिंग हो गया, फिर वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट हो गया, या फिर आपका इन्वेंट्री मैनेजमेंट हो गया, या फिर मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग हो गया। और इसके अलावा अकाउंटिंग के चक्कर में मैनेजमेंट अकाउंटिंग सिस्टम हो गया, या कॉस्ट एनालिसिस हो गया, तो ये सारी अलाउ की। इसके अलावा आप रिपोर्ट्स बना रहे हो, बजट्स बना रहे हो, स्टेटमेंट्स बना रहे हो, तो भी अलाउ किया। रिपोर्ट्स कौन कौन सी हो सकती है सर? जैसे आप प्रोजेक्टेड रिपोर्ट बना रहे हो, बजट मींस आप रेवेन्यू बजट बना रहे हो, कैपिटल बजट बना रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। और इसके अलावा स्टेटमेंट में क्या आएगा आपका? जैसे कैश फ्लो स्टेटमेंट, प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट, कोई भी दिक्कत नहीं है। बट मोस्ट टू इंपॉर्टेंट सर्विसेज कौन कौन सी? तो आप पर्सनल रिक्रूटमेंट सर्विसेज दे रहे हो, साथ साथ उसमें ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करा रहे हो, तो ये भी अलाउड है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा आप सेटिंग अप कर रहे हो वेजेस इंसेंटिव प्लान, या फिर आप एग्जीक्यूटिव इंसेंटिव प्लान लाइक पेरोल सर्विसेज, तो भी अलाउ की गई है, कोई दिक्कत नहीं है। या फिर आप कोई अदर ऑडिट कर रहे हो, मैनेजमेंट ऑडिट आप, या फिर एनर्जी ऑडिट कर रहे हो, या फिर आप क्वालिटी ऑडिट कर रहे हो, एनवायरमेंटल ऑडिट कर रहे हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। फिर आपकी बात है इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट कौन सी? अगर आप रजिस्टर्ड वैल्यूअर एक्ट करते हो, अगर आप रजिस्टर्ड वैल्यूअर एक्ट करते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बट आप ओनली फॉर द वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स एंड बिजनेस होगा, ना ही प्लांट एंड मशीनरी का वैल्यूएशन कर सकते हो। इसके अलावा एक्ट कर रहे हो एज ए एडवाइजर और कंसल्टेंट टू एन इशू ऑफ सिक्योरिटीज, कोई दिक्कत नहीं है, ड्राफ्ट करा सकते हो, आप फाइलिंग करा सकते हो डॉक्यूमेंट सेबी को, या आप एडवाइस कर सकते हो भैया सिलेक्शन ऑफ ब्रोकर एंड अंडरराइटर, कोई दिक्कत नहीं है। बट आप खुद ये सर्विसेज नहीं दे सकते। कौन सी सर्विसेज? पब की सर्विसेज, पी मीन पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज, यू मीन अंडरटेकिंग सर्विसेज, अंडरराइटिंग सर्विसेज, और आपका बी मींस ब्रोकिंग सर्विसेज। उसके बाद आप कोई इंश्योरेंस सर्विस देना चाहते हो, दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद आप इन्वेस्टमेंट काउंसलिंग सर्विसेज, वो भी दिक्कत नहीं है। आप इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल सर्विसेज दे रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप रिकवरी कंसल्टेंट की सर्विस दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। रिकवरी कंसल्टेंट की सर्विसेज, आप रिकवरी एजेंट नहीं बन सकते, और बैंकिंग सेक्टर को देनी होगी। इसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस दे रहे हो, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, दे सकते हो, CAIP को अलाउ करा। अब चलते हैं रेगुलेशन 191 ऑफ सीए रेगुलेशन एक्ट 1998। ये क्या बोलता है? अ मेंबर शैल बी डीम्ड टू बी इन प्रैक्टिस, एक मेंबर को डीम टू बी इन प्रैक्टिस मानेंगे इफ इन हिज प्रोफेशनल कैपेसिटी। देखो प्रोफेशनल कैपेसिटी बोला, इट मींस नॉट पर्सनल कैपेसिटी। प्लस में यहां पे एक और चीज लिखो, नीदर एम्प्लॉय, ना ही एम्प्लॉय होगा, ना ही पर्सनल कैपेसिटी में। उसके अलावा अगर आप प्रोफेशनल कैपेसिटी में ये सर्विसेज दोगे, एक्ट करोगे एज ए लिक्विडेटर, ट्रस्टी, एग्जीक्यूटर, एडमिनिस्ट्रेटर, आर्बिट्रेटर, रिसीवर, तो हम मान के चलेंगे आपको डीम टू बी इन प्रैक्टिस, तो भी हम आपको डीम टू बी इन प्रैक्टिस मान के चलेंगे। कौन कौन सी सर्विसेज? लिक्विडेटर, ट्रस्टी, एग्जीक्यूटर, एडमिनिस्ट्रेटर, आर्बिट्रेटर, रिसीवर। लास्ट में टर 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 वही बात आ रही है कि लिक्विडेटर, ट्रस्टी, एग्जीक्यूटर, एडमिनिस्ट्रेटर, आर्बिट्रेटर, रिसीवर, और रिप्रेजेंटेटिव ऑफ टैक्स और फाइनेंस मैटर, टेक्स अप अपॉइंटमेंट बाय द गवर्नमेंट। ये सारी सर्विस में हम डीम टू बी इन प्रैक्टिस मान के चलते हैं। बट इंपॉर्टेंट यहां पे आया, एक्ट एज ए सेक्रेटरी। सर एक बात बताओ, एक्ट एज ए सेक्रेटरी भी बोल रहा है, डीम टू बी इन प्रैक्टिस मान के चलेंगे, बट आपने यहां तो बोल दिया ना नीदर एम्प्लॉय, एम्प्लॉय बन ही नहीं सकता भैया, एम्प्लॉय के लिए है ही नहीं। अगर एम्प्लॉय बन के आप ये सर्विसेज दोगे तो हम डीम टू इन प्रैक्टिस नहीं मानेंगे। बट यहां तो भैया सेक्रेटरी की बात हो रही, सेक्रेटरी तो एम्प्लॉय होगी ना, यस। बट यहां पे क्या बोला? अनलेस सैलरी कम फुल टाइम एम्प्लॉय। अगर आप सैलरी कम फुल टाइम एम्प्लॉय हो तो हम नहीं मानेंगे, अदरवाइज हम मान के चलेंगे आप एक्ट कर रहे हो एज ए सेक्रेटरी, वो भी मेंबर डीम टू बी इन प्रैक्टिस मान के चलेंगे। ये पूरी लाइन एक है, एक्ट एज ए सेक्रेटरी अनलेस सैलरी कम फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट। तो ये आपके बेसिक बोला कि आप कब कब मेंबर डीम टू बी इन प्रैक्टिस बन सकते हो। अब फिर बेसिक बात करी, कौन कौन सी सर? आप एज ए प्रोप्राइटर CAIP की सर्विस दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप एज ए प्रोप्राइटर, सोल प्रोप्राइटर सर्विस दो, कोई दिक्कत नहीं है। एज ए फर्म, यस सर, इसको भी अलाउ कर दिया। सर एज ए कंपनी,
अब आप थोड़ा सा बेसिक पे आओ, आपने कंपनी लॉ में पढ़ा होगा या फिर आपने अपने ऑडिट में पढ़ा होगा कि एज ए कंपनी आप ऑडिट की सर्विस नहीं दे सकते। तो यहां पे बोला एज ए कंपनी आप सीएआईपी की सर्विसेज नहीं दे सकते, आपको डिसअलाउ कर दिया। एज ए कंपनी आप चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रैक्टिस की सर्विसेज नहीं दे सकते। इसके अलावा सर एलएलपी, यस एलएलपी को भी अलाउ करा, एज ए एलएलपी आप सीआईपी की सर्विसेज दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट सर अगर मान के चलो ये मेरी एलएलपी है, इसके अंदर 4 पार्टनर है, ए बी सी और डी है ना, पर्सन नहीं है, डी लिमिटेड है, एक कंपनी भी मेरे एज ए पार्टनर है एलएलपी के अंदर। तो यहां पे भी बोला कि आपको अलाउ नहीं करेंगे, एक कंपनी सर्विस नहीं दे सकती सीएआईपी की, चाहे वो एज ए कंपनी दे रही हो, चाहे वो एज ए एलएलपी का पार्टनर बन जाए, तो पूरी एलएलपी मना हो जाएगी कि भैया आप सीएआईपी की सर्विसेज नहीं दे सकते। बट जब आप आगे जाके देखोगे ना कंपनी, तो इसमें एक एक्सेप्शन दे दिया, वो हम देखेंगे काउंसिल जनरल गाइडलाइंस में। सर ये क्या है? ये हमने देखा था ना पार्ट 4 में, जब हम ओवरव्यू ले रहे थे, पार्ट 4 के अंदर पार्ट 4 के अंदर काउंसिल जनरल गाइडलाइंस के बारे में देखेंगे। तो वहां पे इन्होंने एक एग्जाम्पशन दिया कि वो बोला कॉर्पोरेट फॉर्म ऑफ प्रैक्टिस, कि उसमें बोला कि आप एज ए कंपनी सर्विस दे सकते हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रैक्टिस की सर्विस दे सकते हो, बट वो बिल्कुल स्पेसिफिक चलेगा, एक सर्विस की टाइप की सर्विसेज दे सकते हो। तो वो हम वहां पे जाके देखेंगे। तो ये बेसिक बात करी कि कौन चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रैक्टिस की सर्विसेज दे सकता है। नो कंपनी सेल प्रैक्टिस एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, ओके, एक्सेप्शन चैप्टर 17 ऑफ काउंसिल गाइडलाइंस, जो हम वहां पे जाके देखेंगे। इसको मैंने यहां पे जानबूझ के डाला है सो दैट आपके दिमाग में रहे कि हम एज ए कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस नहीं बन सकते, बट एक एक्सेप्शन है, वो चैप्टर 17 ऑफ काउंसिल जनरल गाइडलाइंस की बात करता है। इफ एलएलपी हैज ए कंपनी एज ए पार्टनर, तो भैया एलएलपी आप भी डिसअलाउड हो गए, इट कैन नॉट एंगेज इन प्रैक्टिस। ओके सर, अब आती है ऑल्सो कंसिडर सेक्शन 144 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। सर इसका मींस क्या है? जब हमने ऑडिट के बारे में देख रहे थे या कंपनी लॉ आपने पढ़ी होगी, तो वहां पे सेक्शन 144 पढ़ा था इंटरमीडिएट में। उसमें बोला था कि आप अगर किसी कंपनी के ऑडिटर हो तो सेक्शन 144 की सर्विसेज आप दे नहीं सकते। किसको नहीं दे सकते? अगर आप ऑडिटर हो एबीसी लिमिटेड का, तो इसकी जो होल्डिंग कंपनी होगी या इसकी जो सब्सिडरी कंपनी होगी, ये आपको अलग से लिखना है तो लिख लो। बेसिक है वैसे सेक्शन 144 का कि अगर आप ऑडिटर हो एबीसी लिमिटेड के, तो एबीसी लिमिटेड की जो होल्डिंग कंपनी होगी, एबीसी लिमिटेड की जो सब्सिडरी कंपनी होगी, या फिर जो एबीसी लिमिटेड होगी, इन तीनों कंपनी को आप सेक्शन 144 की सर्विसेज नहीं दे सकते। यह आपको ध्यान रखना है, क्योंकि आप पहले ही ऑडिटर हो तो सेक्शन 144 की सर्विसेज नहीं दे सकते। सर एक बात बताओ, इसका लिंक क्या है? देखो हमने ऊपर देखा कि इतनी सारी सर्विसेज दे सकता है चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस, कोई दिक्कत नहीं, अलाउ किया गया है। तो इसमें बोला कि आप एज ए ऑडिटर हो, इट मीन चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रैक्टिस में हो, तो आप ये सर्विसेज दे रहे हो। तो ये ध्यान रखना कि इसमें अगर सेक्शन 144 का भी कंप्लायंस करके आपको चलना पड़ेगा। इसके अंदर बोला 8 सर्विसेज के बारे में, 8 सर्विसेज। सर वो कौन कौन सी 8 सर्विसेज है एक बार देख लेते हैं, एक बार आईसीआई मॉड्यूल में जाके चेक करते हैं। ये रहे सेक्शन 144 की सर्विसेज। एक जैसे अकाउंटिंग एंड बुककीपिंग सर्विस दे रहे हो, आप ऑडिटर हो, फिर उसी को आप अकाउंटिंग एंड बुककीपिंग सर्विस दे रहे हो, होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनी या उसी कंपनी को, तो अलाउड नहीं किया। या आप इंटरनल ऑडिट की सर्विस दे रहे हो, या आप डिजाइन एंड इंप्लीमेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम को, तो वो भी कर रहे हो, तो वो भी अलाउ नहीं किया। या आप एक्चुरियल सर्विस दे रहे हो, तो भी अलाउ नहीं किया। इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग सर्विसेज, रेंडरिंग ऑफ आउटसोर्स्ड फाइनेंशियल सर्विसेज, वो भी अलाउड नहीं है। मैनेजमेंट सर्विसेज भी अलाउड नहीं है, या कोई एनी काइंड ऑफ सर्विसेज जो प्रिस्क्राइब की गई है वो अलाउड नहीं है। तो ये 3 3 6 7 8 9, इट मींस जो ये 8 सर्विसेज है ना, 8 9 तो हमारी वो अदर काइंड ऑफ प्रिस्क्राइब सर्विसेज बोला गया है। तो ये 8 सर्विसेज आपको बोला कि आप अगर ऑडिटर हो
तो इन सर्विसेज को आप नहीं दे सकते। तो अब जब हम बात करेंगे ना मैनेजमेंट कंसल्टेंसी सर्विसेज का, तो आपको अगर केस स्टडी में बोला कि वो ऑडिटर है और फिर वो मैनेजमेंट कंसल्टेंसी सर्विस दे रहा है, उसके अंदर बोल दिया कि आप दे रहे हो इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी सर्विसेज, तो वहां पे आपको देखना पड़ेगा, वहां पे आपको सेक्शन 144 का कंप्लायंस भी देखना पड़ेगा। इसलिए आपका ऐसे इंटरलिंक होना चाहिए। ठीक है सर, ये भी हो गया। इसके बाद आता है मेंबर इन प्रैक्टिस प्रोहिबिटेड यूजिंग द डेसिग्नेशन ऑफ अदर देन चार्टेड अकाउंटेंट। इट मींस अगर आप मेंबर इन प्रैक्टिस में हो, देखो हम चार्टेड अकाउंटेंट इन सर्विस की बात ही नहीं कर रहे क्योंकि पूरा टॉपिक किसका है, चार्टेड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस का। तो अगर आप मेंबर इन प्रैक्टिस में हो तो आप भैया कोई दूसरी डेसिग्नेशन यूज मत करना, अदर देन चार्टेड अकाउंटेंट यूज मत करो कोई दूसरी डेसिग्नेशन, क्योंकि आप प्रैक्टिस में हो। ओके सर, मैं कोई दूसरी डेजिग्नेशन यूज नहीं करूंगा। साथ साथ अ मेंबर इन प्रैक्टिस कैन नॉट यूज डेजिग्नेशन अदर देन चार्टर्ड अकाउंटेंट बट अ मेंबर हु इज नॉट इन प्रैक्टिस। इट मींस अगर आपके पास सीओपी नहीं है, आप प्रैक्टिस के अंदर नहीं हो एंड डज नॉट यूज डेजिग्नेशन सीए, और आप सीए का डेजिग्नेशन यूज भी नहीं करना चाहते, तो आप कोई दूसरा डेजिग्नेशन यूज कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रैक्टिस हो, यू कैन ओनली यूज चार्टर्ड अकाउंटेंट, और इसके अलावा कोई दूसरा डेजिग्नेशन आप यूज नहीं कर सकते। बट इससे रिलेटेड जो बात है ना, हम कहां पे करेंगे, क्लोज 7 के अंदर, जब आपको और क्लैरिटी मिलेगी, जब हम डिस्कस करेंगे क्लोज 7 के अंदर, जो हमारे शेड्यूल्स का क्लोज 7 आएगा उसके अंदर डिस्कस करके चलेंगे। बट अगर चार्टेड अकाउंटेंट इन सर्विस की बात करूं, चार्टेड अकाउंटेंट इन सर्विस की बात करूं, अगर आप सीए डेजिग्नेशन यूज कर रहे हो तो इसी को यूज कर सकते हो, कोई दूसरी नहीं कर सकते। अगर आप सीए डेजिग्नेशन यूज ही नहीं कर रहे, देन यू आर अलाउड टू यूज अदर डेजिग्नेशन। जब आपको कोई दिक्कत नहीं, आप कोई दूसरा डेजिग्नेशन यूज कर लो। बट इसके बारे में हम आगे जाके भी देखेंगे ना, तो आपको एक चीज पता लगेगी, जो हम डॉक्टरेट की डिग्री लेते हैं ना, डॉक्टरेट बन गए मतलब हमने इतनी पीएचडी कर ली फिर डॉक्टरेट की डिग्री ले ली, तो आप डीआरबी यूज कर सकते हो, डीआरसीए यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगा, दोनों डेजिग्नेशन यूज करके चल सकते हो। क्यों, डॉक्टरेट तो हम अलग से कोई डिग्री है नहीं वैसे, बट वो उसी का पार्ट है, आपने नॉलेज इतनी गेन कर ली तो ये भी आपको अलाउ किया है। ये पूरी चीज है ना कि आपको प्रोहिबिट है, कोई दूसरा डेजिग्नेशन यूज नहीं कर सकते, ये हम क्लोज 7 के अंदर काफी डिटेल में देखेंगे। क्लोज 7 पार्ट 1 शेड्यूल 1, इसके अंदर काफी डिटेल में देखेंगे, क्योंकि आप देखोगे मॉड्यूल तो इसके अंदर काफी सारे पॉइंट्स गिवन है, वो सारे क्लोज 7 से लिंक करते हैं, तो हम सारे वहां पे ही देख के चलेंगे। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, सर मैं सीओपी की सर्विसेज दे रहा हूं, ऑफर कर रहा हूं, सीओपी की सर्विसेज ऑफर कर रहा हूं, मतलब डीम टू बी इन प्रैक्टिस की सर्विसेज ऑफर कर रहा हूं, यस सर, बट मैंने अभी तक कोई क्लाइंट को सर्व नहीं किया, ऑफर कर रहा हूं मैं, अभी तक क्लाइंट को सर्व नहीं किया, किसी क्लाइंट को सर्विसेज प्रोवाइड नहीं की अभी तक, तो भी आपको इस केस में भी डीम टू बी इन प्रैक्टिस मानना चलेगा, डीम टू बी इन प्रैक्टिस मान के चलना पड़ेगा। ये छोटे छोटे पॉइंट है जो आपको ध्यान रखने पड़ेंगे। सर कितना बड़ा चैप्टर है ये, इतनी सारी एक्टिविटीज, इतनी सारी सर्विसेज हम कैसे याद रखें। देखो कोई दिक्कत नहीं है, अभी तो हम सेकंड लेवल पे आए, धीरे 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 लेवल इंक्रीज होता जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखो स्टार्टिंग में लगेगा प्रोफेशनल एथिक्स इतना बड़ा है, इतना हार्ड है, नहीं है, आप लॉजिकल सोच के चलोगे, नहीं है, जो मैं बार बार रिवीजन कराता रहूंगा तो और भी चीजें क्लियर होती रहेगी। जैसे मैं हर लेक्चर की स्टार्टिंग में रिवीजन करा रहा हूं, ऐसे लेक्चर कंप्लीट होते टाइम मैं रिवीजन कराऊंगा कि आज के लेक्चर में हमने क्या क्या करा, एक ओवरव्यू देके जरूर जाऊंगा, जिससे आपको इजी रहे कि यार हाँ हमने आज ये कवर करा था। क्योंकि पूरे लेक्चर 1.5-2 घंटे का होता है, आप करते जाते हो हाँ सर हाँ सर हाँ सर हाँ सर, लास्ट में जाके आपको ध्यान नहीं रहता कि स्टार्टिंग में क्या पढ़ा था, इसलिए मैं लास्ट में जाके एक ओवरव्यू जरूर देके जाऊंगा। ठीक है सर, अब आता है मेंटेनेंस ऑफ ब्रांच। हम कहां पे सर, चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रैक्टिस की बात कर रहे थे, जहां पे हमने सिग्निफिकेंस ऑफ सीओपी देखा, यस सर सिग्निफिकेंस ऑफ सीओपी देखा, फिर हमने देखा यार आपका जो सीओपी लेना है वो कब कैंसिल हो सकता है, रिमूव हो सकता है, रिस्टोर कैसे हो सकता है, वो सारी चीजें देखी। फिर हमें मेंबर डीम टू बी इन प्रैक्टिस पे, अब आ रहे हैं हम मेंटेनेंस ऑफ ब्रांच ऑफिस। अगर भैया मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रैक्टिस हूं,
CA विकल्प गुप्ता। प्रैक्टिस में हूं, मैंने COP ले रखा है, COP लिया हुआ है मैंने। अब मेरी एक ब्रांच ऑलरेडी दिल्ली में है। अब यार दिल्ली इतना बड़ा है, नॉर्थ साउथ, मतलब दिल्ली का नॉर्थ दिल्ली का साउथ काफी बड़ा डिस्टेंस है। तो मैं सोच रहा हूं कि दिल्ली के अंदर ही 2 और ब्रांच खोल लूं, एक नॉर्थ में, एक कालकाजी में जो हमारा साउथ में आ जाता है। तो ऐसे ऐसे मैं ब्रांच खोलना चाहता हूं। तो उसी की रिगार्डिंग बोला कि अगर आपको 2 या 2 से ज्यादा ब्रांच खोलनी है इंडिया के अंदर, तो वो आपको चीजें ध्यान रखनी पड़ेगी। क्या सर? इफ चार्टेड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस या उसकी कोई फर्म हैज मोर देन 1 ऑफिस इन इंडिया, अगर आपकी 1 ऑफिस से ज्यादा कोई है इंडिया के अंदर, तो हर ऑफिस के अंदर शुड बी अ सेपरेट चार्ज ऑफ मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट। इट मींस सेपरेट चार्टेड अकाउंटेंट होना चाहिए उस ब्रांच के लिए। सर चार्ज ऑफ ऑफिस कब कंसीडर करा जाएगा? जब वो पर्टिकुलर पर्सन चार्टेड अकाउंटेंट जो होगा वो आपका ऑफिस अटेंड कर रहा है फॉर इक्वल टू और मोर देन 182 डेज। इट मींस आपके 3 ब्रांच है, दिल्ली लेके चलो, एक आपका मुंबई लेके चलो, एक आपका बेंगलोर लेके चलो। ये जो ब्रांच में एक चार्टेड अकाउंटेंट आपने रखा हुआ है जो सेपरेट चार्ज ऑफ मेंबर है, वो भैया हम मान के चलेंगे मुंबई का सेपरेट चार्ज ऑफ मेंबर, जब ये मुंबई का ऑफिस 182 डेज या उससे ज्यादा 182 डेज या उससे ज्यादा आप अटेंड करोगे मुंबई का ऑफिस, तो हम उसका सेपरेट चार्ज ऑफ मेंबर मान के चलेंगे, तो हम उसको चार्ज ऑफ मेंबर मान के चलेंगे। फेलियर ऑन पार्ट ऑफ मेंबर, अगर आपने भैया फेलियर हो गए, आपने सही से सेपरेट चार्ज ऑफ मेंबर नहीं रखा उस ब्रांच का, तो हम मान के चलेंगे प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। और प्रोफेशनल मिसकंडक्ट में गिल्टी हुए तो आपका हम देखेंगे भैया कहां पे जाके किस क्लोज के अंदर फॉल करोगे और कहां पे जाके आप गिल्टी हो जाओगे, क्या आपके ऊपर पेनल्टी लगेगी, वो सब देख के चलेंगे। फिर सीए इन चार्ज ऑफ ब्रांच ऑफ अनोदर फर्म, अगर हम बोल रहे हैं कि यार मुंबई के एक ब्रांच है, एक दिल्ली की एक ब्रांच है, एक बेंगलोर की ब्रांच है, तो ये जो 2 हमारी ब्रांच है ये हमारी हेड ऑफिस मान के चलो। ये 2 जो ब्रांच है हमारी, इसके अंदर जो चार्टेड अकाउंटेंट बोल रहे हैं कि सेपरेट चार्ज ऑफ मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट होगा, वो चार्टेड अकाउंटेंट होगा, वो होगा कौन? इट शुड बी एसोसिएट विद हिम। इट मींस जो तुम्हारा हेड ऑफिस है, जो तुम्हारी फर्म है, जो मेन फर्म है तुम्हारी, उसी से एसोसिएट होना चाहिए, एज ए पार्टनर होना चाहिए तुम्हारा, या एज ए पेड असिस्टेंट होना चाहिए। सर एक बार वापस बताओ, मैंने खोला हुआ है वीजी एंड एसोसिएट। अब मेरे पास काम इतना ज्यादा था कि यार देखो दिल्ली की एक मेरी फर्म थी जो इसको मैं हेड ऑफिस बोल रहा हूं, इसके अलावा मैंने 2 ब्रांच और खोल ली, एक राजस्थान में, एक हरियाणा में। अब जो इनके सेपरेट चार्ज ऑफ मेंबर होंगे, सेपरेट मेंबर, सेपरेट मेंबर, ये ऐसे ही किसी को उठा के नहीं लगा सकते आप। ये एक तो चार्टेड अकाउंटेंट तो होंगे, यस सर, साथ साथ ये आपसे एसोसिएट होने चाहिए। इट मींस ये वीजी एंड एसोसिएट से एसोसिएट होने चाहिए। इट मींस जब मेरी फर्म है ना तो मुझसे एसोसिएट होने चाहिए। कैसे? या तो मेरे ये पार्टनर होंगे, पार्टनर नहीं है तो ये मेरे पेड असिस्टेंट। ये आपको ध्यान रखना है कि जो भी आपका सेपरेट चार्ज ऑफ मेंबर होगा वो आपसे कहीं ना कहीं एसोसिएट होना चाहिए, या तो एज ए पार्टनर एसोसिएट होगा या एज ए पेड असिस्टेंट होगा। बट आपको ध्यान क्या रखना है, पेड असिस्टेंट में फुल टाइम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि पार्ट टाइम एम्प्लॉय है तो आपने उसको सेपरेट चार्ज ऑफ मेंबर दे दिया अपनी ब्रांच का, नहीं, फुल टाइम एम्प्लॉय होना चाहिए आपका। कहां गया? यस, सीए इन चार्ज ऑफ ब्रांच ऑफ अनोदर फर्म शुड बी एसोसिएट विद हिम या फर्म से ईदर एज ए पार्टनर और एज ए पेड असिस्टेंट, मस्ट बी अ होल टाइम एम्प्लॉयमेंट। ये आपको ध्यान रख के चलना है, एमसीक्यू में पूछ सकते हैं। बट सर एक बात बताओ, इन्होंने कुछ एग्जाम्पशन दे दी। एग्जाम्पशन कैसी सर? कि मैं ना उत्तराखंड, या एक काम लेके चलते हैं, हम हिमालय चलते हैं, हिमाचल, हिमाचल की वादियों में अपनी फर्म खोल के बैठा हूं। हिमाचल की वादियों में मैं अपनी फर्म खोल के बैठा हूं। अब यार देखो सर्दी इतनी पड़ती है, कोई आएगा तो है नहीं वहां पे, तो आपने इंस्टीट्यूट को बोला, इंस्टीट्यूट मैं सेपरेट चार्ज ऑफ मेंबर तो रख नहीं सकता क्योंकि मेरे पास सिर्फ मैं अकेला ही हूं, कहीं दूसरी जगह ब्रांच खोल नहीं सकता।
और मेरे यहाँ पे भैया सर्दियों के टाइम क्या होता है, यहाँ पे इतनी ठंड पड़ जाती है, यहाँ पे कोई और पर्सन आता ही नहीं है, मेरी सर्विसेज बिल्कुल ठप हो जाती है। तो इंस्टीट्यूट ने बोला आपको हम एग्जेम्पशन देते हैं, एक काम करो, साल में 3 मंथ, साल में 3 मंथ आप टेम्पररी बेसिस पे ऑफिस खोल लो। कहां पे खोल सकते हैं सर? प्लेन एरियाज में। आप नीचे आ जाओ, अभी तक आप वादियों में थे, अब वहां से नीचे आ जाओ और नीचे आके 3 महीने के लिए ऑफिस खोल लो। सर ये 3 महीने कौन से, ये स्पेसिफाई नहीं किया। इट मींस कोई से भी 3 मंथ के लिए, पूरे साल में कोई से भी 3 मंथ के लिए आप प्लेन एरियाज में जाके टेम्पररी बेसिस पे आप अपनी फर्म को खोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, एज ए ऑफिस खोल सकते हो। बट इन्होंने कुछ कंडीशन डाली। देखो हम आपको सेपरेट चार्ज ऑफ मेंबर तो रख नहीं रहे इस केस में, क्योंकि टेम्पररी है। नो सेपरेट चार्ज ऑफ मेंबर, क्योंकि हम आपको एग्जाम्पशन दे रहे हैं ना। अगर सेपरेट चार्ज ऑफ मेंबर ही रखना होता तो एग्जाम्पशन किस चीज की, तो इसलिए बोला आपको कोई सेपरेट चार्ज ऑफ मेंबर तो नहीं चाहिए। यस। अब इसके अलावा एक काम करना, 3 मंथ तक आप खोल रहे हो टेम्पररी बेसिस पे, उसके अलावा ये ओपन नहीं होनी चाहिए, उसके अलावा ये ओपन नहीं होनी चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। और कुछ छोटी छोटी बातें बोली कि वो चीजों का आप ध्यान रखोगे तो आपको एग्जाम्पशन दे दी जाएगी, तो आप 3 महीने के लिए प्लेन एरियाज पे आके अपनी फर्म को ओपन कर सकते हो। Exemption is given to the member practicing in hill areas subject to the condition। आप अगर हिल एरियाज में प्रैक्टिस कर रहे हो, आप हिमाचल की वादियों में प्रैक्टिस कर रहे हो, तो आपको बोला कि यार आप ये वाली कंडीशन को फुलफिल करो, आपको एग्जेम्पशन दे दी जाएगी, आपको कोई सेपरेट चार्ज ऑफ मेंबर रखने की नीड नहीं है। अलाउ टू ओपन टेम्पररी ऑफिस इन प्लेन एरियाज फॉर नॉट एक्सीडिंग 3 मंथ इन अ ईयर। कोई से भी होने तो ये सर्दियों के चाहिए थे, बट यहां पे मेंशन नहीं किया, तो कोई से भी। नेक्स्ट, रेगुलर ऑफिस नीड नॉट टू बी क्लोज। आप रेगुलर ऑफिस को भी ओपन कर सकते हो, जो आपकी हिमाचल की वादियों में ऑफिस है उसको भी आप ओपन करके रखोगे, कोई भी दिक्कत नहीं है। नेम बोर्ड ऑफ फर्म एट टेम्पररी ऑफिस शुड नॉट बी डिस्प्लेड अदर देन द अबव परमिटेड पीरियड। इट मींस 3 मंथ के अलावा, अदर देन 3 मंथ, आपका जो नेम बोर्ड है ना वो आपका ओपन नहीं होना चाहिए, नेम बोर्ड वहां पे शो नहीं होना चाहिए। नेम बोर्ड ऑफ फर्म एट टेम्पररी प्लेस शुड नॉट बी डिस्प्लेड, ये आपको ध्यान रखना है, डिस्प्ले नहीं होना चाहिए। 3 मंथ तक आप ओपन कर रहे हो टेम्पररी ऑफिस, तो 3 मंथ के लिए आप वहां पे ओपन रखो और डिस्प्ले कराओ अपने नेम बोर्ड को, उसके अलावा नहीं होना चाहिए। बेसिक बेसिक चीजें बोली। इसके अलावा टेम्पररी ऑफिस शुड नॉट मेंशन इन योर लेटर हेड, विजिटिंग कार्ड और डॉक्यूमेंट इन प्लेस ऑफ बिजनेस। इट मींस जो आपका टेम्पररी ऑफिस ओपन कर रहे हो प्लेन एरियाज में, उसका जिक्र मत करो कहीं पे भी। आप ना ही विजिटिंग कार्ड में करोगे, ना ही लेटर हेड के अंदर करोगे, ना ही कोई प्लेस ऑफ बिजनेस के डॉक्यूमेंट्स के अंदर करोगे, ये आपको ध्यान रखना है। साथ साथ आप जब भी प्लेन एरियाज में अपनी फर्म खोलोगे, जब भी प्लेन एरियाज में अपनी फर्म खोलोगे, बिफोर कमेंसमेंट ऑफ एवरी विंटर इट शैल बी ऑब्लिगेटरी टू इन्फॉर्म आईसीएआई। तो आपको आईसीआई को बताना पड़ेगा जरूर से जरूर, और जब भी क्लोज करोगे तो भी आपको बताना पड़ेगा। कैसे बताएं सर? ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ टेम्परेरी ऑफिस बाय रजिस्टर्ड पोस्ट। सर ईमेल कर दूं चल जाएगा? नहीं चलेगा, आपको रजिस्टर्ड पोस्ट के थ्रू ही बताना पड़ेगा। तो ये सारी कंडीशन को आपको फुलफिल करोगे तो ही आपको एग्जाम्पशन मिल जाएगी। क्या बोला कि अगर आपको हिल एरियाज में हो, हिमाचल की वादियों में आपने अपनी प्रैक्टिस खोली हुई है, तो मैं आपको एग्जाम्पशन देता हूं। किस चीज की एग्जाम्पशन देता हूं? कि आप टेम्परेरी बेसिस में 3 मंथ के लिए इन अ ईयर आप कोई प्लेन एरियाज में आके अपनी फर्म को ओपन कर सकते हो। बट ध्यान रखो, जो 3 मंथ के लिए आए हो, तो 3 मंथ के लिए आपका नेम बोर्ड डिस्प्ले होना चाहिए। 3 मंथ के अलावा टेम्पररी ऑफिस पे आपका नेम बोर्ड डिस्प्ले नहीं होना चाहिए। साथ साथ जो आपका टेम्पररी ऑफिस का एड्रेस होगा, ना ही वो लेटर हेड पे होना चाहिए, ना ही विजिटिंग कार्ड पे होना चाहिए, ना ही कोई और डॉक्यूमेंट में जो आपका प्लेस ऑफ बिजनेस के रिगार्डिंग डॉक्यूमेंट है उस पे होना चाहिए। और रेगुलर ऑफिस को ओपन रखो, कोई दिक्कत नहीं, हमें मतलब ही नहीं है। बट जब भी आप ऑफिस ओपन करोगे प्लेन एरियाज में 3 मंथ के लिए, तो आपको ओपन करते टाइम, क्लोज करते टाइम आईसीआई को इन्फॉर्म करना पड़ेगा, वो भी रजिस्टर्ड पोस्ट के थ्रू। ठीक है सर, ये एग्जाम्पशन आपने इनको दे दी। अब है ना, कुछ सीए भगभग के आए। कौन कौन से सीए आए? चार्टेड अकाउंटेंट प्रैक्टिस आए कि सर आपने बोला कि अगर मैं दूसरा ऑफिस ओपन करूंगा, 2 ऑफिस होंगे, तो मुझे उस पर सेपरेट चार्ज ऑफ मेंबर रखना पड़ेगा। सर एक बात बताओ, मेरी ये बिल्डिंग है, 1 फ्लोर, 2 फ्लोर, 3 फ्लोर, 4 फ्लोर, ये ग्राउंड फ्लोर रख लो। जो मेरा ऑफिस है ना,
वो एक फर्स्ट फ्लोर पे है, एक थर्ड फ्लोर पे है और एक फोर्थ फ्लोर पे है। अब सर एक बात बताओ, क्या मैं फर्स्ट फ्लोर पे भी सेपरेट चार्ज ऑफ मेंबर रखूं, सेकंड फ्लोर पे भी सेपरेट चार्ज, थर्ड फ्लोर पे भी सेपरेट चार्ज, फोर्थ फ्लोर पे भी सेपरेट चार्ज? अरे भैया मेरा इतना धंधा ही नहीं है, वो तो मेरे पास है, मैंने ऑफिस खोल के रखे हैं, बट इट मींस ऐसा थोड़ी है कि हर जगह मैं सेपरेट चार्ज ऑफ मेंबर रखूं। तो ऐसे ने बोला यार बात तो तेरी ठीक है। तो इन्होंने बोला अगर आपका ऑफिस सेम प्रीमाइज में तो आप सेपरेट चार्ज ऑफ मेंबर मत रखो। एग्जाम्पशन दे दी कि अगर आप सेम प्रीमाइज में दूसरा ऑफिस ओपन कर रहे हो कोई दिक्कत नहीं है, आपको सेपरेट चार्ज ऑफ मेंबर रखने की कोई नीड नहीं है। फिर एक और भग के आया वापस, चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस, एक और भगा भगा आया आईसीआई के पास। आईसीआई मेरा एक ये ऑफिस है और मैंने दूसरा ऑफिस 1 किलोमीटर दूर खोला हुआ है, 1 किलोमीटर। दूसरा ऑफिस मैंने 1 किलोमीटर दूर खोला हुआ है, दोनों जगह मैं अवेलेबल हो सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। अब आईसीआई को लगा यार ये भी ठीक कह रहा है, 1 किलोमीटर दूर की बात है तो इसमें भी क्या दिक्कत है, इसको भी अलाउ करना पड़ेगा। तो यहां पे बोला सेकंड, अगर ऑफिस सेम सिटी में तो बोला आपको सेपरेट चार्ज ऑफ मेंबर रखने की कोई नीड नहीं है, क्योंकि सेम सिटी की बात हो गई, 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर, तो वहां पे भी बोला कोई दिक्कत नहीं है। फिर एक और सीआईपी आया, उसने बोला सर मेरा एक ऑफिस तो यहां पे है, दूसरा ऑफिस मेरा दूर है थोड़ा, 50 किलोमीटर है, तो सर अब बताओ। तो इसको बोला यार 50 किलोमीटर है, चलते को एक और एग्जाम्पशन दे देता हूं। अगर तेरा फर्स्ट ऑफिस जिस सिटी में है उससे उसकी जो म्युनिसिपल लिमिट होगी उस सिटी की, वहां से यहां से 50 किलोमीटर, अगर इसके अंदर तेरा ऑफिस है, 50 किलोमीटर के अंदर तेरा ऑफिस है, तो तेरे को सेपरेट चार्ज ऑफ मेंबर रखने की नीड नहीं है। तो आईसीआई ने 3 और एग्जाम्पशन दे दी जहां पे सेपरेट चार्ज ऑफ मेंबर नहीं रखोगे तो भी चल जाएगा। कौन कौन सी? अगर आपका सेम प्रीमाइज में, हटा दो, कोई सेपरेट चार्ज ऑफ मेंबर रखने की नीड नहीं है। सेम सिटी में तो भी कोई सेपरेट चार्ज ऑफ मेंबर रखने की नीड नहीं है। अगर आपका ऑफिस जिस सिटी में आपका फर्स्ट ऑफिस है उसकी म्युनिसिपल लिमिट से 50 किलोमीटर के अंदर है, वहां पे भी आपको सेपरेट चार्ज ऑफ मेंबर रखने की नीड नहीं है। Exemption may be granted to a member or a firm to have second office without such second office being under the separate charge of member। कि आपका सेपरेट चार्ज ऑफ मेंबर के रखने की नीड नहीं है अगर आपका सेकंड ऑफिस कहां पे है, सेम प्रीमाइज में है या फिर आपकी सेम सिटी के अंदर है, तो उस केस में भी आपको सेपरेट चार्ज ऑफ मेंबर रखने की नीड नहीं है। थर्ड, सेकंड ऑफिस इज लोकेटेड विद इन अ डिस्टेंस ऑफ 50 किलोमीटर, 50 किलोमीटर की रेंज में हो फ्रॉम, कहां से, ये इंपॉर्टेंट है, म्युनिसिपल लिमिट ऑफ दैट सिटी। मतलब जहां पे आपका फर्स्ट ऑफिस सिचुएटेड है, लाइक दिल्ली, इसमें आपका फर्स्ट ऑफिस सिचुएटेड है, इसकी म्युनिसिपल लिमिट यहां से है, और फिर यहां से आप 50 किलोमीटर देखोगे, ना कि अपने फर्स्ट ऑफिस से 50 किलोमीटर, आपको म्युनिसिपल लिमिट ऑफ दैट सिटी, वहां से आपको 50 किलोमीटर देख के चलना पड़ेगा। तो ये आपको एग्जाम्पशन दे दी वापिस ब्रांच ऑफिस के केस में। फिर यहां पे कुछ और बात करी सेक्शन 27 में ही। सर सेक्शन 27 कौन सा है? मेंटेनेंस ऑफ ब्रांच ऑफिस। ये आपको लिखना है तो लिख लो, सेक्शन की बहुत कम अहमियत है हमारे प्रोफेशनल एथिक्स में, बट कहीं कहीं पे इंपॉर्टेंट है। जैसे मैनेजमेंट कंसल्टेंसी सर्विसेज में आपको याद कराया 2 × 2 = 4, 2 × 2 4, तो 2 to 4 की सर्विसेज। ओके, देयर विल बी नो बार to putting up name board in the place of residence of member with designation C। आपको बोला कोई दिक्कत नहीं है, अपने नाम का बोर्ड अपने घर के बाहर लगाओ, रेसिडेंस के बाहर लगाओ, कोई भी दिक्कत नहीं है। उसके आगे आप चार्टेड अकाउंटेंट भी मेंशन कर दो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। प्रोवाइडेड दैट नेम प्लेट और द नेम बोर्ड ऑफ इंडिविजुअल मेंबर, आप सिर्फ इंडिविजुअल मेंबर का नेम प्लेट या नेम बोर्ड लगा सकते हो, ना कि फर्म का। इट मींस अपनी फर्म का नेम बोर्ड अपनी रेसिडेंस के बाहर नहीं लगना चाहिए।
अ मेंबर हैविंग टू ऑफिसेज रेफर्ड अबो, जो मतलब हमने देखा कि सेकंड ऑफिस आपका सेम प्रीमाइज में है या वहां पे है, तो उस केस में अगर आपके दो ऑफिस है तो आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा उसमें से मेन ऑफिस आपका कौन सा है। ये आपको ध्यान रखने पड़ेंगे मेंटेनेंस ऑफ ब्रांच ऑफिस के केस में। सर आपने बोला नेम बोर्ड के बारे में, तो उसके रिगार्डिंग डिस्कस करते हैं। सर यहां पे मैंने लिखा सीए विकल्प गुप्ता, ये मैं अपने रेसिडेंस पे लगा सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। बट मैंने यहां पे ये नेम बोर्ड लगाया वीजी एंड एसोसिएट। ये नेम बोर्ड जो मेरी फर्म का है ये रेसिडेंस पे नहीं लगा सकता, जो मेरा घर गया है वहां पे नहीं लगा सकता, ये आपको ध्यान रखना है। बट आप वीजी एंड एसोसिएट फर्म के जो ऑफिस है उसके बाहर लगा दो, उसके बाहर तो क्या दिक्कत है, वो तो बोर्ड आपको लगाना ही पड़ेगा ना, जब भी लोग आपको आइडेंटिफाई कर पाएंगे। यस सर। बट सर मुझे एक जेन्युइन डाउट आया, ये मेरा घर है, इसके अंदर ही काफी स्पेस थी, तो मैंने यहां पे क्या करा, नीचे की साइड मैंने ऑफिस खोल लिया और ऊपर मैं रहता हूं, घर के अंदर ही मेरा ऑफिस है, तो भैया वहां पे आप नेम बोर्ड के साथ लगा सकते हो, फर्म का भी और खुद का भी, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वहीं पे तो आपका ऑफिस है, तो वहां पे भी अलाउ कर दिया। तो ये छोटे छोटे पॉइंट है जो आपको ध्यान रखने हैं, क्योंकि यहीं से छोटे छोटे पॉइंट की केस स्टडी बनाते हैं, इसके ऊपर ही एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका, तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब ये हमने पूरा कर लिया, कौन कौन सा मेंटेनेंस ऑफ ब्रांच ऑफिस पूरा हो गया। नाउ वी आर मूविंग टू केवाईसी नॉर्म्स इन सीए प्रैक्टिस। आप क्या कर रहे हो, चार्टेड अकाउंटेंट प्रैक्टिस में हो, तो आपका केवाईसी नॉर्म की बात हुई। सर ये किसकी केवाईसी है, क्लाइंट की, आप क्लाइंट का काम करोगे, यस सर, उसका केवाईसी लो, उसके रिगार्डिंग बोला। जनरल इंफॉर्मेशन लोगे एक तो आप, कि भैया तेरा नेम क्या है, तेरा एड्रेस क्या है, अगर तू इंडिविजुअल है तेरा, अगर तू पार्टनर है तो उसका भी, या एंटिटी है तो उसका नेम एड्रेस क्या है वो आप लेके चलोगे। साथ साथ पैन नंबर की कॉपी लेके चलोगे, बिजनेस डिस्क्रिप्शन लेके चलोगे, कॉपी ऑफ लास्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट वो भी आप लेके चलोगे, या नेम ऑफ पेरेंट कंपनी इन केस ऑफ सब्सिडरी, अगर जिस कंपनी का आप काम कर रहे हो वो अगर सब्सिडरी है तो उसके पेरेंट कंपनी का भी नेम आप लेके चलोगे। ठीक है सर। और एंगेजमेंट इंफॉर्मेशन में टाइप ऑफ एंगेजमेंट भी आप लेके चलोगे, ये एंगेजमेंट इंफॉर्मेशन दोनों के लिए। ठीक है सर, ये तो बात थी जनरल इंफॉर्मेशन आप लेके ही चलोगे। बट अगर अगर आप कंपनी की ऑडिट कर रहे हो, अगर आप कंपनी से रिलेटेड कोई एंगेजमेंट कर रहे हो, तो वहां पे बोला CIN नंबर लो, कंपनी का पैन लो, डायरेक्टर का नेम लो, डायरेक्टर का एड्रेस लो, DIN लो, ये सारी चीजें आपको अलग से और लेनी पड़ेगी। सर क्या क्या चीजें, देखो, अगर आप अटेस्टेशन सर्विसेज दे रहे हो, इट मीन साइनिंग वाला कोई ऐसा एंगेजमेंट कर रहे हो जहां पे आपको साइन करके आपको अपना साइन करना पड़ेगा, तो उस केस में बोला एक तो जनरल इंफॉर्मेशन ले लो, अगर कोई इंडिविजुअल है, कोई पर्सन है या कोई कंपनी है, तो भी आप जनरल इंफॉर्मेशन लेके चलोगे। जनरल इंफॉर्मेशन में क्या सर, नेम एड्रेस, कॉपी ऑफ पैन, बिजनेस डिस्क्रिप्शन, कॉपी ऑफ लास्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, नेम ऑफ पेरेंट कंपनी अगर वो सब्सिडरी कंपनी है तो। बट अगर आप कंपनी से रिलेटेड कोई काम कर रहे हो तो वहां पे आप एडिशनल इंफॉर्मेशन और लेके चलोगे। एडिशनल मींस कंपनी आइडेंटिफिकेशन नंबर, कंपनी पैन, डायरेक्टर नेम्स, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर और टाइप ऑफ एंगेजमेंट, ये तो दोनों में आएगा ही आएगा। तो ये सारी चीजें आपकी केवाईसी का पार्ट बनती है। द काउंसिल ऑफ आईसीआई अप्रूव्ड द फॉलोइंग केवाईसी नॉर्म्स व्हिच आर मैंडेटरी in nature and shall apply in all assignment pertaining to the attested functions। तो ये आपको ध्यान रखना है, सारे आपको केवाईसी नॉर्म्स लेके चलने हैं, सारे आपको केवाईसी डॉक्यूमेंट लेके चलना है। सर एक बार पूरा ओवरव्यू ले लेते हैं आज की क्लास का, क्योंकि आज बस इतना ही रखते हैं। आपको पता है हमने मैनेजमेंट कंसल्टेंसी सर्विसेज इतनी सारी पढ़ ली और इतना सारा हो चुका, तो हम थोड़ा सा हाई हो गया आज का, आज की क्लास छोटी रखते हैं। कल से हम क्या करेंगे सर, कल से हमारा इंपॉर्टेंट पार्ट चालू हो रहा है, जो मैं बोल रहा था ना, इंसान के अंदर जैसे हार्ट होता है, जैसे ब्रेन होता है, ऐसे ही सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है यहाँ पे शेड्यूल टू द एक्ट। इसको स्टार्ट करेंगे और इसके अंदर क्लोजेस ही क्लोजेस है, क्लोजेस ही क्लोजेस है, जितना चलाते जाओगे सब क्लोजेस ही चलेंगे आपके, अभी तक भी क्लोज चल रहे हैं, तो ये सारे क्लोजेस को हमको कंप्लीट करके चलना है। इसमें अराउंड 2 या 3 क्लासेस तो आराम से लगेगी ही लगेगी, 3 से भी ज्यादा ही लग जाएगी इसकी क्लासेस क्लोजेस में। तो वो सारी चीजें हम कवर करके चलेंगे कल से, क्योंकि क्लोज है ना, हम नए डे से स्टार्ट करें तो बेटर रहेगा, क्योंकि थोड़ा सा कंफ्यूजिंग भी होगा और काफी चीजें यहाँ पे डिस्कस करने वाली चीजें होंगी भी। बट आज की क्लास का एक ओवरव्यू ले लेते हैं। सर कल की क्लास में हम बेसिक पढ़ रहे थे, बेसिक में आपने बताया था कि फंडामेंटल प्रिंसिपल क्या होता है।
यस सर, मेरे साथ बनाना है तो बना सकते हो, आपको भी थोड़ा सा दिमाग में वो चीजें रिटेन हो जाएगी। फिर हमने थ्रेट की बात करी थी, प्लस सेफ गार्ड की बात की थी। यस सर। फिर हम आए थे नोक्लार पे। यहां पे हमने एप्लीकेबिलिटी देखी थी, दिमाग में सोचते रहो एप्लीकेबिलिटी क्या थी। सर्विस है तो और प्रैक्टिस है तो आपको क्या एप्लीकेबिलिटी होगी, ऑडिट एंगेजमेंट 250 सीआर और मोर लिस्टेड एंटिटी इन केस ऑफ प्रैक्टिस, और इन केस ऑफ सर्विस अगर आप एम्प्लॉय लिस्टेड एंटिटी के केएमपी हो या कोई सीनियर एम्प्लॉय हो, डायरेक्टर हो, तो उस केस में आपके ऊपर एप्लीकेबिलिटी आ जाएगी। फिर कैसे आपको रिस्पॉन्ड करना है, स्टेप्स। फिर हम आए थे मेंबरशिप ऑफ आईसीआई, जहां पे हमने देखा था टाइप ऑफ मेंबर कौन से होते हैं, एसोसिएट फेलो होता है। डिसेबिलिटी सेक्शन 8 की कौन कौन सी होती है, जब आप 21 ईज अटेंड नहीं करते, कोर्ट ने आपको कन्विक्ट कर रखा है, या फिर आप अनसाउंड माइंड हो, या फिर आप डिस्चार्ज इंसोल्वेंट हो, या फिर डिस्चार्ज इंसोल्वेंट हो बट आपने कोर्ट से सर्टिफिकेट नहीं लिया, या फिर आपको मिसकंडक्ट हो गए, आप गिल्टी हो गए किसी मिसकंडक्ट में, तो आपको रिमूव कर दिया जाएगा। फिर हमने देखा था रिमूव कब हो सकता है, आप रजिस्टर से जब आपने खुद ने की मर्जी से आप रिमूव हो गए, या फिर आपकी डिसेबिलिटी आगे सेक्शन 8 की आप मर गए, ऊपर सिधार गए, या फिर आपका एक और केस था वो मुझे अभी याद नहीं आ रहा। फिर हम कैसे रिस्टोर कर सकते हैं वो हमने देखा। यस सर। फिर हमने ये पेनल्टी देखी, क्या क्या पेनल्टी हो सकती है ऑफ इंडिविजुअल मेंबर, क्या क्या पेनल्टी की क्या क्या पेनल्टी हो सकती है अगर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं हो, फिर भी आप ऐसे शो कर रहे हो कि मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं, या डेजिग्नेशन यूज कर रहे हो, या फिर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट तो हो बट एज ए सीए आईपी नहीं हो, फिर भी आप शो कर रहे हो कि मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट की प्रैक्टिस में हूं, तो फर्स्ट आपकी पेनल्टी होती है 1000 रुपए की। सेकंड सब्सिक्वेंट इवेंट करा आपने तो आपकी पेनल्टी हो जाएगी 6 महीने की जेल, साथ साथ आपको 5000 की भी पेनल्टी हो सकती है। अगर आपने फाइन नहीं दिया तो 3 महीने की जेल तो पक्की है। फिर हमारे आज की क्लास में जहां पे हमने बात करा चार्टेड, शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं चार्टेड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस। सबसे पहले देखा हमने सिग्निफिकेंस। सिग्निफिकेंस में हमने क्या डिस्कस करा सर, कि आप चार्टेड अकाउंटेंट प्रैक्टिस नहीं हो तो आप वो असाइनमेंट को एक्सेप्ट नहीं कर सकते जो चार्टेड अकाउंटेंट प्रैक्टिस एक्सेप्ट कर सकता है। ये सर हमने देखा। साथ साथ आपको फी भी पे करनी पड़ेगी, ये सर ये हमने देखा। साथ में एक काउंसिल का व्यू था जो हमने देखा कि अगर आप चार्टेड अकाउंटेंट बन गए, मेंबर बन गए, तो यू आर बाउंड बाय द प्रोविजन ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट एक्ट। और अगर आप एक बार एज ए रिप्रेजेंटेटिव इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल में रिप्रेजेंट कर गए आफ्टर बिकमिंग अ मेंबर, चाहे आप सस्पेंड हो जाओ, फिर भी आप किसी और कैपेसिटी में अपीयर नहीं हो सकते। वो हमने पूरा पूरा देखा था। फिर हमने देखी थी और भी कुछ चीजें, और क्या क्या थी, हाँ फिर हमने देखा था कैंसिलेशन एंड रिस्टोरेशन ऑफ सीओपी देखा था, जिसके अंदर उन्होंने बात की थी कि कब कब कैंसिल हो सकता है, जब आपने फी पे नहीं करी, या फिर आपने खुद ने बोला कि मेरा नाम हटा दो, या फिर आपने कोई फॉल्स डॉक्यूमेंट लेके सीओपी ली थी तो आपका नेम रिमूव कर सकती है सीओपी से। फिर आते हैं मेंबर डीम टू बी इन प्रैक्टिस। कब आपको डीम टू बी इन प्रैक्टिस बोलेंगे, जब आप 4 सर्विसेज दे रहे हो। फिर आपने देखा कि अगर आप एम्प्लॉय हो किसके, चार्टेड अकाउंटेंट प्रैक्टिस के, तो आप लिमिटेड पीरियड के, तो आप लिमिटेड पर्पस के लिए क्या हो, आपको मान के चलेंगे डीम टू बी इन प्रैक्टिस। लिमिटेड पर्पस क्या सर, फॉर ट्रेनिंग ऑफ आर्टिकल असिस्टेंट। अगर आप सर्विसेज दे रहे हो कहां पे, आर्म फोर्सेस में, तो आपको हम डीम टू बी प्रैक्टिस मान के चलेंगे। फिर हमने देखा 2 to 4 की सर्विसेज, इट मींस मैनेजमेंट कंसल्टेंसी एंड अदर सर्विसेज जो चार्टेड अकाउंटेंट प्रैक्टिस दे सकता है। जहां पे हमने देखा बड़े बड़े काम कर सकते हो आप, प्लानिंग की सर्विस दे सकते हो, मैनेजमेंट की सर्विस, कॉस्टिंग की सर्विस, अकाउंटेंट की सर्विस अलाउड है। आप बजट की सर्विस दे सकते हो, इनको आप कोई स्टेटमेंट की सर्विस दे सकते हो, आप स्टेटमेंट प्रिपेयर कर रहे हो, या फिर आप कोई फोरकास्ट कर रहे हो, या फिर आप कोई बजट प्रिपेयर कर रहे हो, या बजट था, हाँ रिपोर्ट प्रिपेयर कर रहे हो, तो इन सारी सर्विसेज दे सकते हो। बट इंपॉर्टेंट क्या था, आप पर्सनल रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन सर्विस दे सकते हो, साथ साथ ट्रेनिंग प्रोग्राम भी करा सकते हो, आप सेटअप कर सकते हो एग्जीक्यूटिव इंसेंटिव प्लान, या फिर आप वेजेस इंसेंटिव प्लान, कोई दिक्कत नहीं है। फिर इसके अलावा कुछ और ऑडिट की सर्विसेज देखी थी। फिर अगर आप एक्ट कर रहे हो एज ए रजिस्टर्ड वैल्यूअर एक्ट कर रहे हो, तो आप भैया ध्यान रखना वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स एंड बिजनेस की कर सकते हो, प्लांट एंड मशीनरी की नॉट अलाउड। अगर आप एक्ट कर रहे हो एज ए एडवाइजर और कंसल्टेंट और इशू ऑफ सिक्योरिटीज, तो आप ड्राफ्ट करो, फाइल करो डॉक्यूमेंट, कोई दिक्कत नहीं है, आप एडवाइस कर सकते हो फॉर द सिलेक्शन ऑफ ब्रोकर एंड अंडरराइटर्स। बट आपको ध्यान रखना है ये सर्विसेज खुद आपको नहीं देनी। कौन कौन सी, पब की सर्विसेज, पी मींस पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज, और आपका यू मींस अंडरराइटिंग सर्विसेज, और आपका बी मींस ब्रोकिंग की सर्विसेज। इसके बाद आप इंश्योरेंस से रिलेटेड सर्विस दे सकते हो, आईआरडीए एक्ट में आप रिकवरी कंसल्टेंट की सर्विस दे सकते हो, बैंकिंग सेक्टर को कोई दिक्कत नहीं है, रिकवरी एजेंट नहीं होना चाहिए, रिकवरी कंसल्टेंट की सर्विसेज। इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल बन सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सारी सर्विसेज हमने देखा था, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज दे सकते हो। फिर आप अगर एक्ट कर रहे हो प्रोफेशनल कैपेसिटी में, एक्ट एज ए लिक्विडेटर, एडमिनिस्ट्रेटर, और हमारे और भी ट्रेटर वाले थे, और इसके अलावा आप एक्ट कर रहे हो एज ए सेक्रेटरी, अनलेस सैलरी कम फुल टाइम एम्प्लॉय होने चाहिए, अदरवाइज आपको मान के नहीं चलेंगे डीम टू बी इन प्रैक्टिस। फिर कोई भी चार्टेड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस,
फिर कोई भी कंपनी भैया चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस की सर्विसेज नहीं दे सकती। अगर आपकी एलएलपी है, उसके अंदर एक पार्टनर कंपनी है, तो भी वो नहीं दे सकती। तो ये सारी चीजें हमने बेसिक डिस्कस की थी। फिर हम आए थे मेंटेनेंस ऑफ ब्रांच ऑफिस। इससे पहले हम आए थे कि आप कोई और डेजिग्नेशन यूज नहीं कर सकते। अगर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रैक्टिस में हो तो आप सीए के अलावा कोई दूसरा डेजिग्नेशन यूज नहीं कर सकते। बट अगर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रैक्टिस में नहीं हो तो और आप सीए का डेजिग्नेशन यूज नहीं कर रहे तो आप कोई और डेजिग्नेशन यूज करो, चल जाएगा। फिर हमारे मेंटेनेंस ऑफ ब्रांच ऑफिस, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट भी था और यहां से क्वेश्चन भी बनते हैं। मेंटेनेंस ऑफ ब्रांच ऑफिस मतलब क्या होगा कि अगर आपका एक या एक से ज्यादा ब्रांच है इंडिया के अंदर तो आपको सेपरेट चार्ज ऑफ मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट रखना पड़ेगा। सर सेपरेट चार्ज कब होगा? जब आप 182 डेज या उससे ज्यादा उस ऑफिस में रहोगे तो हम मान के चलेंगे सेपरेट चार्ज ऑफ मेंबर। अगर आपने नहीं करा तो भैया आपके ऊपर प्रोफेशनल मिसकंडक्ट लग जाएगा। सर जो सेपरेट चार्ज ऑफ मेंबर होगा वो मुझसे कैसे एसोसिएट होगा? या तो वो आपका पार्टनर होगा या फिर आपका पेड असिस्टेंस होगा। इट मीन पेड असिस्टेंट होगा, इट मींस वो आपका फुल टाइम एम्प्लॉय होगा। फिर एग्जाम्पशन दिया भाई, अगर आप हिमाचल की वादियों में हिल्स एरियाज में हो तो आपको एग्जाम्पशन दे रहे हैं हम। आप क्या क्या एग्जाम्पशन दी कि आप 3 महीने के लिए प्लेन एरियाज पे आके अपनी फर्म को ओपन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आपका जो नेम प्लेट होगा टेम्पररी ऑफिस के ऊपर वो सिर्फ उसी पीरियड में होना चाहिए जब आप टेम्पररी ऑफिस को ओपन कर रहे हो। रेगुलर ऑफिस को क्लोज करने की नीड नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। टेम्पररी ऑफिस का एड्रेस आप अपने लेटर हेड पे या फिर आप अपने विजिटिंग कार्ड पे या कोई और डॉक्यूमेंट पे नहीं दोगे। और जब जब आप ओपन करोगे अपने ऑफिस को या क्लोज करोगे तो आईसीआई को इन्फॉर्म करोगे थ्रू रजिस्टर्ड पोस्ट। फिर कोई और एग्जाम्पशन वाले भगे भगे आए चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस कि हमें भी एग्जाम्पशन तो चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस को एग्जाम्पशन दी गई कि अगर आपका सेकंड ऑफिस सेम प्रीमाइज में एग्जाम्प्ट हो, आपको सेपरेट चार्ज ऑफ मेंबर रखने की नीड नहीं है। सेम सिटी में तो भी एग्जाम्प्ट कर दिया। अगर आपका ऑफिस सेकंड ऑफिस कहां पे है सर? 50 किलोमीटर के अंदर है फ्रॉम द म्युनिसिपल लिमिट। कौन सी म्युनिसिपल लिमिट? जिस सिटी के अंदर आपका फर्स्ट ऑफिस है उसकी म्युनिसिपल लिमिट से 50 किलोमीटर के अंदर है तो वहां पे भी आपको एग्जाम्प्ट करके चला। बोला गया कि जो आपका नेम बोर्ड है वो आप अपने रेसिडेंस के बाद बाहर लगा सकते हो अपने नेम के साथ विद चार्टर्ड अकाउंटेंट, कोई दिक्कत नहीं है। बट फर्म का नेम बोर्ड आपके रेसिडेंस के बाहर नहीं आना चाहिए, आपके ऑफिस का नेम बोर्ड नहीं आना चाहिए। फिर आपका अगर एक या एक से ज्यादा ऑफिस है तो भैया आप बता के चलो कि मेन ऑफिस कौन सा है आपका और आपका ब्रांच ऑफिस कौन सा है। तो ये सारी चीजें हमने देखी। फिर हमने केवाईसी के रिगार्डिंग देखा जिसको सिर्फ आप रीड कर लोगे तो भी चल जाएगा। तो आज की क्लास में हम यहीं पे समाप्त करते हैं। कल की क्लास से हमारा इंपॉर्टेंट पार्ट स्टार्ट होने वाला है। कल की क्लास में मिलते हैं। सो दैट्स ऑल टुडे, ऑल द बेस्ट।